अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधु लाइब्रेरी चैनल। आज मैं आपके नावल लिख रही हूँ, उसका नाम है बेबाकाना और इसकी राइटर है मंतशा। तो इस नावल का शुरू करते हैं। ए चल चल जल्दी कर, बैठ गाड़ी में, सुना नहीं तुझे? वो इस लेडी पुलिस कांस्टेबल की तरफ देख रही थी। ना इसने पूछा था कि क्या हुआ है, ना वो जानती थी कि इसका कसूर क्या है। बस चुप करके गाड़ी में बैठ गई थी। इसके साथ 3 और लड़कियां थी। चल चल जल्दी कर, इसे इस कांस्टेबल ने धक्का देकर गाड़ी के अंदर किया। इसने इस कांस्टेबल को घूरा। आंखें किसको दिखा रही है, नीचे कर। इसने एक थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। कर आंखें नीचे। पर वो इसे घूरे जा रही थी। नीचे करके नहीं तो ये लोग बगैर बात का केस ठोक देंगे। साथ बैठी लड़की ने इसे कहा। वो भी इसी उम्र की थी। इसने अपना मुंह नीचे कर लिया। इन कल की लोंडियों के काम देखो जरा, हमें आंखें दिखाती हैं। वो दूसरी कांस्टेबल को देखकर हंसी थी। नहीं नहीं है, लगता है जेल की हवा खाएगी तो दुरुस्त हो जाएगी। ठीक कह रही हो। गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर रुकी। बाकी 3 लड़कियां भी राजू बैठा इनको, नाम वाम पूछ, धंधा करती पकड़ी गई हैं। साली माँ बाप की इज्जतों का नीलाम करती फिरती हैं 4 पैसों के लिए। वो कांस्टेबल हंसकर बोली थी। तेरा क्या जाता है? जाता है, हमें आधी रात छापे मारने पड़ते हैं। पूछ कौन कौन है और आइंदा ऐसा करेगी? हाँ बोलो बीबी, क्या नाम है तेरा? जिसने आंखें नीचे करने को कहा था इससे पूछा इस कांस्टेबल ने। बरखा। और तेरा? अब वो इसकी तरफ आई थी। तेरा क्या नाम है? अना। वो, वाह तेरी शक्ल से मिलता है नाम। आना की पूरी है तू। बेबाक की तो चेक कर। दूसरी बोली थी बेबाक अना। सारी वो बाकी निकल जाएगी, अंदर की हवा खा खा आने दे। वो हंस पड़ी। चल अंदर। वो दिक्कत देते हुए चारों को हवालात के अंदर फेंक गई। बैठ जाओ, अपन का नसीब यही है। एक नीचे बैठते हुए बोली थी। वो अपनी बातों में मगन थी। तीनों आना मुंह नीचा किए बैठी थी। क्या खेल खेला था जिंदगी ने इसके साथ? क्या यही सब लिखा था इसके नसीब में? इसने तो कभी बुरा भी नहीं चाहा था किसी का। क्यों जिंदगी ने धोखा दिया था? अब ये तो जिंदगी को चैलेंज करना रह गया था या फिर मौत को गले लगाना। वो सोच में पड़ गई थी, क्या करे, कहाँ जाए। अपने ही अपने नहीं रहे थे। एक बहन थी शादीशुदा, एक चची थी नाम की। निकल निकल यहाँ से। चची मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई और घर नहीं है। जहाँ मर्जी जाके मर, पर अब नहीं रखूंगी मैं तुझे। मर गए सारे तेरे। एक माँ थी, बाप तो बचपन में ही मर गया था और माँ चाचा के घर रहती थी। शिजा का वही सहारा थी और एक दिन वो भी मौत ग, गले लगाकर इसे बेआसरा कर गई थी। अब शिजा चची के रहमो करम पर पल रही थी। 2 बेटियां थी इसकी। चची नजमा की सारा दिन वो काम करके थक जाती थी। रात को अपने होश ही नहीं होते थे कि वो कहाँ पड़ी है। इसके 10,000 पर से गायब हो गए थे और घर में गायब होने वाली हर चीज़ का इल्ज़ाम शिजा पर आता था और इसे इस ना किए जुर्म की सज़ा मार पीट भूख प्यास से मिलती थी। अब भी 10,000 का इल्ज़ाम इसी के सर आया था। मजबूर थी और कोई था नहीं जो रखता। बहन के ससुराल नहीं जा सकती थी, कहीं इसकी वजह से इसकी बहन को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, इसलिए वो यहाँ ही सब बर्दाश्त करती हैं। चल निकल। चची मैं कहाँ जाऊँगी, खुदा की कसम मैंने नहीं लिए आपके पैसे। मेरा कौन है? वो इसके हाथ पकड़ के खींचती हुई बाहर की तरफ ले जा रही थी। अब तेरा कोई नहीं है, सब मर गए हैं तेरे। मैंने ठेका नहीं उठाया, चल निकल। आज वो सबके सामने दुपट्टे में बाहर निकली थी, जो कभी अबाया के बगैर नहीं निकली थी। खूबसूरत मासूम चेहरा, नाजुक सा इसका जिस्म जो दुनिया की मार खा खा के नीला पड़ गया था। चची दरवाज़ा खोलें प्लीज़। वो दरवाज़ा बजा रही थी और अपने आप को सारे महल्ले के आगे दुपट्टे से लपेट रही थी। चची मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी, खुदा का वास्ता है खोल दे। रोते रोते इसकी हिचकियाँ बंद की थी। अरे शिजा क्या हुआ है? सलीम भाई चची को बोले दरवाज़ा खोले। इसकी हिचकियाँ बंदी थी। बाजी नजमा बाजी दरवाज़ा खोलो, क्या मुसीबत है तुझे? आगे इसका हमायती किसने बताया है तुझे? ओ आओ शीज़ा अंदर। नहीं आएगी बाजी, मैं चला जाऊंगा, वापस भी नहीं आऊंगा और इसे भी साथ ले जाऊंगा। क्या बकवास कर रहा है? अब सोच लो आप। जाओ, मैं दफ़ा करो अंदर, दफ़ा हो अंदर। वो इसे और शीज़ा को देके चलाई थी। तुम जाओ अंदर। वो शीज़ा को देखकर बोला था, क्या मसला है तेरा? तुझे पता है बाजी क्या मसला है मेरा? वो पान की पीप साइड पर थूकते हुए बोला। तुझे पता है अच्छी लगती है मुझे, फिर जानबूझकर तू इसके साथ ऐसा करती है ना? सारी दुनिया में तुझे यही मनहूस अच्छी लगनी थी, सबको खागी ना? अपने
माँ बाप छोड़े ना मेरा शोहर। बाजी जो भी है इसकी खूबसूरती ने दीवाना कर रखा है। अम्मा से बात करके निकाह पढ़वा दो और नहीं सब्र होता अब। लानत है तुझ पर। नजमा हाथ से लानत देते हुए बोली, लानत किस बात की? इस्लामी तरीके से निकाह करके जाऊंगा, लेकर जाऊंगा, पर मैं नहीं होने दूंगी। सबको खा गई है तो तू मुझे बहुत प्यारा है, मैं नहीं चाहती तुझे कुछ हो। बाजी जिनकी आनी थी आ गई। तू अम्मा को मनाए, नहीं तो मैं इसको यहाँ से ले जाकर खुद निकाह कर लूँगा। पागल हो गए क्या तू? हाँ कर ही तो दिया है इसने। मैं कुछ दिन रख के इसे ना जुए के अड्डे बेच आऊँगा, पैसे भी अच्छे मिलेंगे इसके। खूबसूरत भी तो बला की है, सी निकलती है इसके जिस्म को देखकर। हाय वो दिल पर हाथ रख के बोला, लानत है तुझ पे, बेशुमार करती हूँ मैं अम्मा से बात, पर वादा कर इसे कुछ दिन बाद दफ़ा कर देगा। हाँ हाँ वादा वादा, वो जल्दी से नजमा के कदमों में बैठता हुआ बोला। अम्मा मान जा। नजमा अपनी माँ को समझा रही थी, कैसे मानूं, मेरे 2 ही बच्चे हैं, सलीम की शादी को लेकर कितने अरमान है मेरे। इस नहुसत को मैं अपने सर पर क्यों सवार करूं? पहले ही सबको खा गई। अम्मा मुझे पता है तू ठीक कह रही है, पर वो मरा जा रहा है, इसके पीछे क्या गया है? ना माने तो खुद ले जाएगा इसको, तो फिर ठीक रहेगी ना, बेटा रहेगा ना वो, शादी के अरमान। वैसे भी कह रहा है कि छोड़ देगा, कुछ दिन रख के फिर कर लेना पूरे सारे अरमान बेटे के। देख ले नजमा, अम्मा इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, इसके भी अरमान पूरे हो जाएंगे, फिर बाद में अपनी पसंद की लेती है ना बहू। अच्छा ठीक है, जो तुम लोगों को ठीक लगे। कल का दिन छोड़कर परसों जुमा है, वो मेरा पुराना सूट जो था ना गोटे वाला नीले वाला, वो ले आना, इसको पूरा आएगा, साथ जूती चूड़ियाँ खरीद लेना, बस फजूल की चर्बी कोई नहीं करना। सुन, वो किचन में नीचे बैठी थी, ये ले मेहंदी, कल तेरा निकाह है सलीम के साथ, रेहाना को बताया है जाएगी वो, पर क्यों मेरा निकाह इससे? शुक्र मना तुझे कबूल करके इज्जत से ले जा रहा है, ज़्यादा चूचरा करने की ज़रूरत नहीं। वो अपना फैसला सुना के जा चुकी थी और शीज़ा के आंसू नहीं रुक रहे थे। इसको एक नशे के साथ बांधा जा रहा था। इतने नाजों से अपने दोनों बच्चे को पाला था। इसके माँ बाप ने कैसे दुराहे पर आके कर दिया था किस्मत ने। हाँ करती थी तब भी, मरती थी ना करती थी तब भी। अम्मी अबू क्यों मुझे दुनिया के रहमो करम पर छोड़ गए? मुझे भी अपने साथ ले जाते। माँ बाप के बगैर नहीं होती कोई ज़िंदगी, नहीं कोई पूछता। वो अपने माँ बाप की तस्वीर देख कर इनसे सवाल कर रही थी और ज़ोरों कतार रो रही थी। अगले दिन इसे हल्का फुल्का इसी नीले रंग के सूट में तैयार किया इसकी बहन रेहाना ने। शीज़ा मुझे दुख है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी, पर यही था तुम्हारा नसीब, मेरी दुआ है तुम खुश रहो। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर रो दी थी। निकाह सादगी से होके वो सलीम के घर इसकी दुल्हन बने बैठी थी। मले की औरतें सलीम की किस्मत पर रक्श कर रही थी। इतनी खूबसूरत दुल्हन, सच में वो कोई परी लग रही थी। इस पुराने सूट में गोरी रंगत, गहरी आंखें, गुलाबी होंठ और बला की मासूमियत इसके चेहरे से झलकती थी। दुनिया की चालाकी नहीं थी इसमें, वो देखने में ही नहीं वैसे भी मासूम थी। अब तू कहाँ चला? अम्मा आता हूँ। दुल्हन अंदर इंतजार कर रही है। तू अब रात के इस टाइम कहाँ जा रहा है? अम्मा तुम लोगों ने ना इसके नए कपड़े लिए ना कुछ हो, और अब क्या मैं भी रूखा सूखा चला जाऊँ? तोहफा लेने जा रहा हूँ, कोई अभी आया क्या दूर सोने की? अभी वो इतना ही बोला। हाय पागल हो गया है क्या? जितनी इसकी औकात है इसे इतना ही रख, ज़्यादा सर ना चढ़ा। कोई बाजार से 100-200 वाली अंगूठी ला के पहना दे। अम्मा तू भी ना। वो पान की पीप साइड पर गिराते हुए बोला, चल आता हूँ मैं। वो बाइक लेकर बाहर निकल गया। ओए पता ये कैसी लगेगी तेरी भाभी के हाथ में? तू कुछ भी दे दे सब सजेगा। ये बात तो सही की है, कमाल की चीज़ बनाई है बनाने वाले ने। हाथ लगाओ मैली हो और आज की रात बड़ी कातिल है। वो ज़ोर से हंसा था। चल अब जल्दी कर, इंतज़ार करिए कि भाभी। हाँ तो चल, मैं पैसे दे के आया। सामने इसके दोस्त ने रोड पार जाके बाइक स्टार्ट की इसके इंतज़ार में। वो जैसे ही रोड क्रॉस करने लगा, एक तेज़ रफ्तार गाड़ी टर्न करते हुए इसके से टकराई और वो दूर जाकर गिरा। इसके सर में चोट लगी थी और वो मौके पर ही जान की बाजी हार गया था। आई कौन है? आराम से पीट लो दरवाज़ा। सलीम की माँ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, चाची चाची वो सलीम बुलखुलाया। हुआ क्यों है? क्या हुआ मेरे बच्चे को? सलीम का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही मर गया है। वो खा गई मेरे बच्चे को। नजमा मैंने कहा था तुझे। रो रो के वो शीज़ा को बद्दुआएं दे रही थी। तुझे कहा था मैंने, अभागन है। 2 घंटे की दुल्हन थी और अब बेवा हो गई थी। क्या क्या खेल खेल रही थी ज़िंदगी। निकाल इसको यहाँ से। इसकी माँ हाथ पकड़ के इसकी खड़ी हो गई थी। निकाल। सारा मोहल्ला और ख़ानदान वाले देख रहे थे। कहाँ जाएगी खाला? वो रेहाना ने अपनी बहन को गिरते गिरते पकड़ कर बोला था। तू किस नाम की बहन है इसकी? लेके जा इसे। हम कहीं नहीं लेके जाएंगे। रेहाना का शोहर अंदर मर्दों के साथ शोर सुन के आया था। शादी तुमसे करके लाई हूँ। इसको रखो, इसको अपने पास।
मैं पहले भी नहीं राज़ी थी और अब तो बिल्कुल नहीं हूँ। साली है तेरी और इसकी बहन। वो रेहाना की तरफ इशारा करके बोली थी, लेके जा जिसको इसके लेके जा इसको अपने साथ। रेहाना, ये फजूल का बोझ मैं अपने सर नहीं डालूंगा, चलो मेरे साथ घर, ये खुद संभालेंगे इसे। वो कभी अपने शोर का मुंह तक रही थी, कभी शीज़ा को चल रही हो कि तुम्हें भी छोड़ जाऊं यहाँ वो चलाया था। और रेहाना शीज़ा की तरफ देखे बगैर मुंह नीचे किए बाहर निकल गई थी। ए नजमा, तू क्यों चुप है? निकालो इसको, चुप कर जा अम्मा, अभी वक्त नहीं है बोलने का। वो गुस्से में शीज़ा की तरफ देखकर अंदर चली गई थी। कौन है? जोर जोर से दरवाज़ा बजा रहा था। रात के 10 बजे थे। ठंड ठंड इससे पड़ रही थी, जैसे अभी सब कुछ जम जाएगा। कौन है इतनी रात को? मैं हूँ खाला, नाजो खैर है इस वक्त? दरवाज़ा खोलते बोली, हाँ वो नजमा बाजी ने बुलाया है, अंदर आने दो अम्मा। सलाम बाजी। वालेकुम सलाम, अंदर आओ। खैर है बाजी, इतनी रात को बुलाया? काम था तुमसे? हाँ बोलो। सलीम की बहन मेरी ही बहन है। क्या काम है? सलीम जिससे निकाह करके लाया था, नाजो इसे अपने अड्डे पर ले जाके बेच दे। हैं? हाँ, एक तो मेरे भाई को खा गई, ऊपर से अब हम इसका बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। सुकून मिलेगा मुझे जब इसको तो किसी ऐसे इंसान को बेचेगा जो इसे नोच नोच कर खा जाए। ठीक है बाजी, पर लेकर कैसे जाऊँ? वो मुझ पे छोड़ दे। शीज़ा है शीज़ा। जी चाची। वो जैसे ही अंदर आई नाजो की आंखें फट गई। इतनी खूबसूरत सलीम की बीवी, ये नाजो है। रेहाना ने भेजा है कुछ दिनों के लिए तुम्हें लेने, मान गया है इसका मियाँ। पर चाची मैं कैसे बाहर जाऊँ? मैं तो इद्दत बस कर। कौन सी इद्दत? जा अपनी चादर पहन के आ, ये लेने आया है। शीज़ा ने इसकी तरफ एक आँख उठा के देखा, गिरबान खुला, मुंह में पान, लंबे बाल है। ऐसे इंसान को वो नहीं जानती। रेहाना ने ससुराल में कोई है जाना, पर चाची पर मैं नहीं जानती ये कौन है। एक बार आप ही से बात करा दो, मुझे तसल्ली हो जाएगी। हम पे यकीन ही है तुझे। अगर इतनी ही बुरी होती अपने भाई का निकाह ना करवाती तेरे साथ। जा अब चादर लेकर आ। बाइक पे वो पीछे को होके बैठी थी। दिल धक धक कर रहा था और पता नहीं क्यों इसे लग रहा था कि कुछ अजीब होने वाला है। ये कहाँ जा रहे हैं हम? ये तो आप ही के घर का रास्ता नहीं है। किसी रोड पे इसने जाते हुए काजू से सवाल किया। हाँ, पर ये कम रास्ता है, यहाँ से जल्दी आ जाएगा। वो चुप कर गई। थोड़ी देर बाद बाइक रुकी। लोग बैठे ताश खेल रहे थे। बड़ा सा कमरा था। अरे नाजू भाई, खैर है? कहाँ थे? पीछे आती खूबसूरत लड़की को देखकर सब बोले, अरे वाह नया माल, ये कहाँ आया है? हम और तुम मुझे मेरी आप ही के घर छोड़ने वाले थे। अब से यही तेरा घर है। तुझे तेरी चाची ने बेच दिया है। शीज़ा की ये बात सुनते ही जान निकल गई थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अपना मुंह छुपा के वो हैरानी से सबको तक रही थी। सब इसे ही देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे भूखे कुत्तों की तरह इस पर झपट पड़ेंगे। फिर इनमें से एक लड़का उठकर शीज़ा के पास आया। अरे वाह, क्या चीज़ है ना नाजू भाई, क्या चीज़ लेकर आए हो? दूर रहो मुझसे, शीज़ा ने पीछे हटते हुए कहा। छोड़ दे इसे। नाजू ने पीछे से आवाज़ लगाई। अनटच पीस है और इसकी कीमत लाखों में होगी। मैं यहाँ इसको हज़ारों में नहीं बेच सकता। और शीज़ा इसका मुंह तक रही थी कि वो क्या बोला है। जाने दो मुझे, खुदा का वास्ता, मेरा क्या कसूर है जो तुम लोग मुझे यहाँ लेकर आए हो? इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मेरा क्या कसूर है? तेरा कसूर ये कि तू खूबसूरत है, और खूबसूरत भी भला की जो तुझे हाथ लगाएगा किस्मत वाला ही होगा। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, खुदा का वास्ता मुझे जाने दो। वो नाजू के पाँव पड़ते हुए बोली, एक बात बता, तू जाएगी कहाँ? कौन है तेरा जिसके पास तू जाएगी? जो तेरी थी वही तेरी दुश्मन निकली, इसने तुझे बेच दिया। शीज़ा क्या बोलती? इसके पास कोई जवाब नहीं था। अब फ्री में मुझे लाखों का माल मिल जाएगा। नाजू से चेहरे को हाथ लगाता बोला, पीछे रहो मुझसे, लेके जा इसको। रज़िया अंदर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो ये कहकर पीछे की तरफ मुड़ी थी। तेरा तो बाप ही जाएगा। नाजू ने इसका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ दिखा दिया। मैं नहीं जाऊंगी। वो अपनी सी कोशिश कर रही थी खुद को छुड़वाने की, पर एक नाकाम थी। एक कमरे में बंद करके वो इसे बाहर चला गया था। खोलो दरवाज़ा, खुदा का वास्ता है, क्या तुम्हारी माँ बहन नहीं है? पर ऐसे लोगों को क्या असर होना था जिनका ज़मीर मर गया, जो और वो पैसे के लिए किसी को भी बेच दे। ले खाना खा ले। मुझे नहीं खाना। वो औरत अंदर आई थी जिसको नाजू ने कहा था। शीज़ा ने कभी ऐसा नहीं देखा था। इसने तो बाहर की दुनिया तक नहीं देखी थी, और अगर निकलती भी तो पूरा खुद को ढांप के निकलती थी। ना खा, किसी का कुछ नहीं जाना, तू ही भूखी मरेगी। वो कहकर बाहर चलेगी। अगले दिन शाम तक वो वहीं रही। रो रो के इसने अपनी आंखें सुझा ली थी। इसके ना किए की सजाए से मिल रही थी। इसका कसूर क्या था? आगे क्या होना था? इसे कुछ नहीं पता था। अल्लाह से खैर की दुआ मांग रही थी, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। चल उठ खड़ी हो। नाजू कमरे में आया था, इसका हाथ पकड़कर बाहर ले गया। आय हाय, कमाल की चीज़ ढूंढी है ना नाजू तूने? सामने एक 30 साल का उम्र का आदमी पैंट शर्ट में शीज़ा को देखकर बोला, क्लब में जान भर देगी। जी साहब, तभी हाथ ना लगाया, पहले आपको तलाक कर दिया। आप देखोगे तो खुश हो जाओगे। खुश क्या, मज़ा आ गया। क्लब में जान डाल देगी। खुद का ढक रखा है ये चादर
खुद को ढक रखा है, ये चादर उतार, इसकी फिगर चेक करवाओ, शक्ल ही अच्छी है कि पूरी शबाब है। वो आगे बढ़ा, दूर रहो मुझसे। वो पीछे को हटी। नाजू ने एक थप्पड़ जोर का इसके मुंह पे मारा था। अरे नाजू, शर्म कर, कितनी नाजुक लड़की है, ऐसे दर्द ना दो इसको। साहब कल से फड़फड़ा रही है बहुत। ये कहकर इसने इसकी चादर उतार के दूर फेंक दी और इस आदमी की आंखें खुली रह गई। हाय, क्या शबाब लाया है तू। नाजू ने पीछे से शीजा को पकड़ लिया था और वो आदमी शीजा के करीब और इसके सीने पर हाथ रखकर बोला, खुदा की कसम क्या चीज़ बनाई है। बनाने वाले ने छोड़ो मुझे। वो पुकार रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, गाड़ी में डालो इसको, आज की रात क्लब शान बनेगी। ये थोड़ा सोना होता है, थोड़ा चांदी होता है, पाँव में घुंघरू होते हैं। क्लब में ऊंची आवाज़ में गाना लगा था और दो तीन लड़कियां नाच रही थी। शीजा की हालत गैर थी। इसे साड़ी पहनना है, छोटी से ब्लाउज पहनाई गई थी। रो रो के इसने बुरा हाल कर लिया था। ये कैसे खेल खेल रही थी ज़िंदगी। वो घर से कभी अबाया के बगैर नहीं निकली थी। आज इसका जिस्म नंगा दुनिया के सामने था। इसका बस नहीं चल रहा था। वो खुद को माले पर हाथ बांध के आधे कपड़ों में इसे सबके सामने पेश किया गया था। अरे नादर, इतना मासूम हीरा जीजी ज़रान साहब जो इसे खरीद कर लाया था। नादर, इसने अब शीजा को बांध कर क्लब में सबके सामने पेश किया था, इसलिए तो आपकी खिदमत में पेश किया है। सबसे पहले ऐसे हीरे क्लब की जीनत बनती अच्छे नहीं लगते। वो शीजा को देखकर बोला था, ये तो ज़ोहरा बाई के कोठे की शान अच्छे लगते हैं। तभी इसका फ़ोन बचा। हेलो, ठीक है, मैं आता हूँ। नादर, इसको ज़ोहरा बाई के पास भेजो और को अच्छे से तैयार करके इसे कल पेश करे। अभी मुझे काम है। तो मैं मुँह बोली कीमत मिल जाएगी। शुक्रिया शुक्रिया जनाब। वो कहकर शीजा के पास है, गाड़ी में डालो इसको। वो सामने खड़े लड़के को बोला, कहाँ ले जा रहे हो, मुझे छोड़ दो यार, ये चीखती बहुत है। रुक, मैं करता हूँ इसका इंतज़ाम। नादर ने आगे बढ़कर इसके मुँह पर कपड़ा रखा और शीजा की आंखें बंद हो गई और इसका जिस्म वहीं बेसुध हो गया। अरे माशाल्लाह नादर मियाँ, क्या बात है, क्या हीरा चुन के लाए हो। बेड पर पड़ी शीजा को देखकर वो औरत बोली थी, कोठे को तो चार चांद लगा देगी। ज़रान की रात के बाद आपको इजाज़त होगी। अरे नादर मियाँ, ज़रान साहब तो फिर ज़रान है, इनकी बदौलत ही ये कोठा चलता है। मैं करवाती हूँ कमरा तैयार, किसी चीज़ की गुंजाइश ना रहे। वैसे कमाल हीरा चुना है। वो उसके करीब आके बोली, माथे से उंगली फेरते हुए इसकी गर्दन और गर्दन से सीने और फिर नाफ तक। तभी शीजा की आंख खुल गई। दूर रहो मुझसे। वो डर कर बेड पर दूर जाके कोने में बैठ गई। अरे ये तो फड़फड़ाती भी है। वो नादर को देखकर हंसी थी, और क्या अब खूबसूरत भला हो और नखरे ना हो। हाँ हाँ, तुम भी ना नादर मियाँ। वो हंसकर बाहर जाने लगी। मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। वो ज़ोहरा बाई के आगे आके खड़ी होगी। तुम भी एक औरत हो, तुम तो किसी दूसरी औरत की इज्जत को कैसे दांव पे लगा सकती हो। मैं सौदागर हूँ चंदा बाई। अरे वाह, इनमें भी रख दिया है। नादर ने लुकमा दिया। हाँ ना, चांद का टुकड़ा मिला है, चार चांद लगाएगी कोठे को। कोठे का नाम सुनकर शीजा की जान निकल गई। कैसी जगह आ गई थी वो, जहाँ जीना सिर्फ जहन्नुम है। शीजा को इससे ज़बरदस्ती एक भारी भरकम लहंगा पहनाया गया और दुल्हन की तरह सजाया गया। कौन है आज की मेहमान, मैं भी तो देखूं। आओ आओ तारा भाई, तुम्हारा जोड़ा आ गया है, देखो। चंदा भाई, आज रात ज़रान साहब की रात को चार चांद लगाने के बाद हमारे कोठे को चंदा बनाएगी। वो शीजा के चेहरे को देखकर बोली। तभी जो पीछे से बोली थी शीजा के सामने इसी की उम्र की लड़की थी और नहायत ही खूबसूरत। शीजा चुप करके बैठ गई। दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। चलो अब तैयार हो गई है, बस ज़रान साहब का इंतज़ार। इतने सब बाकी काम देख लो। सब इसके पास से चली गई थी। वो आके इसके सामने खड़ी होगी। अगर बेबसी ज़िंदगी के अगर बेबसी ज़िंदगी के आ जाए तो ज़्यादा बेहतर अगर बेबसी ज़िंदगी के से मौत आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इज़्ज़त दाँव पे लगाने से मौत को गले लगा लिया जाए। शीजा ने एकदम इसकी तरफ मुँह उठा के देखा और वो खुद को रोने से रोके बगैर ना रह सकी। वो चली गई थी अपनी बात क्या करो। शीजा को समझ नहीं आ रही थी वो क्या कर, नीचे बैठ कर फूट फूट कर रो रही थी। तभी इसकी नज़र अपनी चूड़ियों पर पड़ी। इसने अपना हाथ ज़ोर से नीचे मारा और कितनी चूड़ियाँ इसका हाथ चीरते हुए जली गई। फिर इसने दो तीन नोक वाली चूड़ी उठा के अपने हाथ की रग पर मार ली और देखते देखते खून का फुहारा हाथ से चल पड़ा और वो अपने हाथ को देखते देखते रो रो के गुंदगी में चली गई। ये क्या हो गया, इसने देखो ज़ोहरा भाई क्या कर लिया है। शीजा को कमरे में नीचे पड़ी देखकर एक लड़की चलाई सब भागी हुई आई थी। खुदा खैर, ये क्या कर लिया इसने। सब शीजा के पास जमा हो गई थी। तो ये तबीब को बुलाओ। कोई वो चलाई थी। ज़रान साहब को पता चल गया तो हमारी तो जान से ही मार देंगे हमें। पागल हो गई है ज़ोहरा भाई, तबीब का इलाज नहीं है ये। वो ही तारा बाई शीजा को देखकर बोली थी, गाड़ी निकालो, डॉक्टर के पास ले जाना होगा। पागल होगी हो जो तारा, इस वक्त इसकी जान ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ और। वो चलाई थी। ज़ोहरा बाई चुप कर गई थी और करना भी था क्योंकि तारा कोठे की शान थी और वो कोई भी रिस्क इससे नाराज़ करके नहीं लेना चाहती थी। शीजा की आँख खुली, वो अस्पताल में थी। ये क्या क्या है तुम, ये क्या किया है तुमने। एक लड़की तारा बाई के साथ आई थी। शीजा को चक्कर आ रहे थे, इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तारा आना तो
तारा अना तो होती बेच भी नहीं सकती थी। इसने तारा की तरफ देखा, तुम जाओ इसके खाने के लिए कुछ लेकर आओ, हम यहीं हैं इसके पास है। जी तारा बाजी, क्यों बचाया है मुझे? शीजा ने इसकी तरफ देखकर सवाल किया था। टाइम नहीं है मेरे पास, तुम अपने घर वालों का पता दो, मैंने तलाक कर दी हूँ, कोई नहीं है मेरा। शीजा ने कहकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया था। हमारी बात सुनो, ये कपड़े पहनो। असलम, मियाँ असलम बाहर खड़े लड़के को आवाज़ दी थी इसने। जी बाजी, इसे अपने साथ लेके जाओ, ये पता है यहाँ छोड़ देना और बताना कि हमने भेजा है। जी बाजी, और जल्दी निकलो। इसने शीजा का हाथ पकड़ के उठाया, इसे चक्कर आ रहे थे। हमारी बात सुनो, ये दुनिया बहुत जालिम है, यहाँ जितनी बुरी बन के रहोगी दुनिया तुम्हें इस्लामी पेश करेगी, तुम नहीं तो तुम्हारा नसीब ही ये कोठा और नशे के अड्डे बन जाएंगे। ये दारुल मान का पता है, यहाँ हमारे जाने वाली रहती हैं, तुम यहाँ महफूज रहोगी। शीजा इसके गले लगी, जाओ वक्त नहीं है। जल्दी से चकराते सर के साथ शीजा अस्पताल के कमरे से निकल गई। 2 घंटे बाद एक कमरे के सामने गाड़ी रुकी, सामने किसी दारुल मान का नाम लिखा था। आप यहीं बैठे, मैं पता करके आता हूँ। 5 मिनट बाद वो आया। जी बाजी, जिनका नाम बाजी तारा ने लिखा था वो तो फौत होगी, 2 माह हुए। अब क्या करूँ, वापस तो मैं लेके नहीं जा सकता और कोई जगह नहीं है, इनके कोई जानने वाले तो होंगे, इन्हें बताएं आपको तारा ने भेजा है। जी ठीक है। वो वापस गया, फिर 5 मिनट वापस आया। बाजी, वो कह रहे हैं तारा बाजी जो जानते हैं आप आ जाए, तुम फिक्र मत करो, ये यहाँ महफूज है। सामने एक औरत 30 साल की उम्र की और पान खा रही थी, इससे कह रही थी जो शीजा के साथ आया था, जिनका ख्याल रखना, तारा बाजी की मेहमान है। हाँ हाँ, फिक्र ही ना करो, अपना मुंह तो खोलो, लड़की यहाँ कोई नहीं है। जिमी इतना ही इसके मुंह से निकला था, इसकी आवाज़ रुक गई थी। शीजा का चेहरा देख के, जमीला कहाँ मर गई? जी जी आपा, ये लड़की को लेके जा, मेहमान है। जी चलो मेरे साथ। शीजा इसके पीछे चल पड़ी। कमरे में नीचे ही 8-10 बिस्तर लगे थे। ये कौन है? जमीला आपा, एक इसी की उम्र की लड़की इसके सामने आई, नहीं है, मेहमान है। हाय, इसने टाइट कपड़े और गले में दुपट्टा डाला, इसके जिस्म का एक एक हिस्सा नुमाया हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। शीजा ने इसके हाथ से हाथ मिला कर कहा, आओ, ये बिस्तर तुम्हारा है और साथ वाला मेरा है। और आगे बढ़कर शीजा को बता रही थी, ए लड़कियों सुनो, ये नहीं आई है और ख़ास मेहमान है, कोशिश करना कोई मसला ना हो। वो औरत अंदर आई थी और शीजा पर नज़र पड़ती इसने सबको बोला था, जी आपा नहीं होगी, मुन्ना तुम बता देना सब। जी आपा, जो शीजा इसे आके मिली थी वो मुना थी। रात हो गई थी, जो शीजा को छोड़ने आया था वो चला गया था। सब लड़की इसी की उम्र की थी। मुना, ये तुम्हारा सामने से बोलता हुआ एक लड़का आया था और शीजा को देखकर वही रुक गया था। ये कौन है? नहीं आई है, मुना ने बताया। सही है, लो मैं ये लाया था। हाथ में पकड़ा शॉपर मुना को पकड़ा कर बोला था, ठीक है अब तुम जाओ। पहली रात थी और शीजा के हाथ पर पट्टी थी, खून निकलने की वजह से इसकी तबीयत थोड़ी ढीली थी। सोचते सोचते इसकी आंख कब लगी इसे पता नहीं चला। अचानक इसे महसूस हुआ कोई इसके पास लेटा। इसने आंखें खोली, मुना इसके पास लेटी थी। यहाँ क्या कर रही है? वो एकदम उठी थी। खामोश, सब जाग जाएंगे, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा तुम्हारे पास आकर लेट जाऊं, एक बात पूछूं। शीजा को देखकर बोली थी। शीजा ने कहा, हाँ कभी वो किया है क्या? वो अजीब सवाल पे हैरान भी थी और परेशान भी। प्यार मतलब? शीजा, प्यार नहीं किया कभी। तुम क्या कह रही हो? मुझे नहीं समझ आ रही। लेस्बियन का नाम सुना है कि नहीं? सच में नहीं सुना। नहीं, वो क्या होता है? प्यार होता है पागल, इधर देखो मेरी तरफ। वो शीजा के नज़दीक होके बोली, मुझे तुम अच्छी लगी हो। इसके चेहरे को छूते हुए बोली, क्या करी हो? ये सुनो तो बताती हूँ। शीजा को नहीं पता था कि वो बात किस चीज़ की कर रही है। देखो मेरी बात सुनो। वो शीजा के सीने को छूते हुए बोली, क्या कर रही हो ये? आपकी शीजा चलाकर बोली और सबकी आंख खुल गई थी। क्या हुआ मुन्ना? कुछ नहीं, ड्रामे कर रही है। कैसे ड्रामे? एक बोली थी, मैं कुछ नहीं कर रही, ये जीभ भरकते कर रही है। सब एकदम हंस दी थी। कैसी जीभ? एक बोली और शीजा के मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकला। चलो अब सो जा। मुन्ना सबको कहकर अपने बिस्तर पर चली गई थी। 2 घंटे गुजर गए थे, शीजा को नींद नहीं आई। अब भी वो गलत लोगों में आ गई थी। वो क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसे नहीं रहना था यहाँ। तभी वो चुप करके उठी और दबे पांव दारुल मान से निकल गई थी और डर के मारे भागी जा रही थी। बस इसे नहीं पता था कि जाए कहाँ। भागते भागते वो रोड पर आकर गिरी थी और इसका सर फुटपाथ पे लगता बचा था। 3 दिन से भूखी थी और ऊपर से हाथ की कटी रग ने इसे कमज़ोर कर दिया था। उठकर हिम्मत करके वो फुटपाथ पे बैठी। सामने एक बूढ़ी औरत अपने कुत्ते को रोटी खिला रही थी। इसने शीजा की तरफ देखा, एक खाएगी? इसे शीजा को देखकर कहा, हाँ हाँ। शीजा पालो की तरह हाँ हाँ कर रही थी। इसने अपने कुत्ते की रोटी भी में से आधी तोड़कर शीजा को दी और शीजा के आंसू नहीं रुक रहे थे और भूखे मारे इसका बुरा हाल था। आज कैसा वक्त आ गया था, इसे कुत्ते की झूठी रोटी खानी पड़ रही थी। वो पालो की तरह बड़े बड़े लुकमे तोड़कर खागी। और खाएगी? हाँ। शीजा ने जल्दी से जरा लाए, वो सामने होटल है ना,
वहाँ बांट रहा था। एक आदमी जल्दी से लेके आ, ख़त्म ना हो जाए। शीज़ा भाग के उठी, सड़क के इस पार गई। होटल का दरवाज़ा खोला, इतने में पुलिस ने छापा मार लिया। वो एकदम से अपने ख्याल से बाहर आई। सामने कांस्टेबल हाथ में डंडा लिए इसके सामने खड़ी थी। तुझे बुला रही हूँ, बहरी है क्या? शीज़ा चुप करके इसके मुंह को तक रही थी, आंखें नीची कर अपनी। शीज़ा बेसुध से तके जा रही थी। मैंने कहा आंखें नीची कर कुतिया। गाली देने की देर थी और शीज़ा ने इसके हाथ में डंडा पकड़ा और इसके हाथ से छीना और देखते ही देखते इसके सर में दे मारा और वो नीचे गिरी शोरदार आवाज़ से। ए तूने क्या कर दिया? पागल हो गई है क्या? सारी ज़िंदगी वास्ते अंदर कर देंगे। साथ बैठी बरखा इसके पास आके बोली। शोर की आवाज़ सुनकर दूसरी कांस्टेबल अंदर आई। ए क्या शोर मचा रखा है तुमने? अभी वो इतना ही बोली थी कि पीछे से शीज़ा ने इसके सर पे भी डंडा दे मारा। ए पागल हो गई है क्या? कौन सा खून सवार हो गया है? हाँ पागल हूँ मैं हूँ। किसको बोला कुतिया? मुझे कुतिया? मैं नहीं तू है। शीज़ा ने इसके बालों से पकड़ कर कहा। इसके सर से खून निकल रहा था, वो गुनगुनी में पड़ी थी। क्या बोली? तू धंधा करती है? कोई भी अपनी मर्जी से घर से नहीं निकलती, हालात निकालते हैं। ये कहकर इसने इसके सर पर फिर डंडा दे मारा। फिर इसने दूसरी के बाल पकड़े। कोई भी खुद से नशे के बार में नंगी नहीं खड़ी होती, हालात करते हैं नंगा। और एक जोरदार डंडा इसके सर में मारा। फिर वो पहली वाली के पास आई। आगे इसके बाल पकड़कर कोई भी कोठों की जीनत खुद नहीं बनती, भूखे कुत्ते बनाते हैं। और कोई भी धंधा करने के लिए किसी के नीचे अपनी मर्जी से नहीं पड़ती, मजबूरियां करवाती हैं। सभी को दीवाना वार इन्हें मार रही थी। बस कर। बरखा ने आगे बढ़कर से रोका। इनके बाद मैं मजबूर नहीं हूँ, वो चलाई थी। मुझे कहीं भी मिलना, सलाम करके गुजरना। मैं शीज़ा नहीं हूँ, मर गई है शीज़ा। मैं आना हूँ और आज के बाद आना बताइएगा दुनिया को कि ख़राब और गलत क्या होता है। चीख चक रही हो तुम लोग, साथ किसी भूखे कुत्ते का नवाला बनना। तीनों आगे बढ़ी। चल बाहर दो कांस्टेबल पहरे दे रहे थे। दोनों अपनी मस्ती में मस्त मोबाइल पर फहशी फिल्में देख रहे थे। पीछे से आना ने दोनों के सर पर वार किया। वो भी वही ढेर हो गए। चलो निकलो जल्दी से, बरखा ने सबको कहा। आना रुकी और वापस आई। अब कहाँ जा रही है? इसने कांस्टेबल की जेब से जितनी भी रिश्वत की रकम थी उतारी और एक गले में सोने की चेन थी। एक ने घड़ी अच्छी पहनी थी, सब उतार के लेगी। थू है कुत्तों पर इसकी, थूक के वहां से चलेगी। बस यहीं रोक दे। एक झोंपड़ी वालों के एरिया में एक उतर गई थी। क्या कमाल है तेरा आना। तो अब तू छुप नहीं तो तुझे फांसी की सजा जरूर देंगे ये लोग। आना चुप थी। तू कहाँ जाएगी बरखा? पता नहीं अपन का कौन सा ठिकाना है। और तू आना पता नहीं। ए लो, तू भी अपन की तरह बेघर है। अच्छा आज रात मेरे पास रुक जा, कल को निकल जाना। दोनों पुलिस को मार के निकली हैं। आना अब तुझे पागल कुत्तों की तरह ढूंढेंगे वो। बस यहीं रुक जा बाबू, संभल के रहना। रिक्शा वाला जानने वाला था। इसका नाम पायल है, अपन की जिगरी है। बरखा ने कहा। अंदर आओ। छोटा सा एक कमरे का घर था। अंदर एक बूढ़ी औरत थी जो खांस रही थी। पायल मेरी दवा नहीं लाई, मेरा सांस नहीं ठीक से आ रहा। अम्मा, वो एकदम से चुप कर गई थी। ये लो, यहाँ कोई पास स्टोर है तो जल्दी से इनकी दवाई ले आओ। अना के मुंह की तरफ देख के वो एकदम नीचे मुंह करके रो पड़ी। मजबूरी करवाती है सब, मैं समझ सकती हूँ। जाओ इनकी दवा ले आओ। भूख लगी है, कुछ खाने को भी मिले तो ले आना। बरखा बोली। मैंने कल से कुछ नहीं खाया। हाँ ले आना है, अभी 15 मिनट तक आती हूँ। वो जल्दी से उठकर बाहर चलेगी। पैसे लेके इसकी माँ को सर्दी लगी थी। शीज़ा उठी और आगे बढ़कर इस पर लिहाफ दिया। हाथ पे चोट की वजह से शीज़ा के हाथ में भी दर्द कर रहे थे। थोड़ी देर में पायल खाना लाई, माँ की दवाई लाई। तीनों ऐसी थी जैसे पता नहीं कितने दिन से भूखी है। आज पेट भर के शीज़ा ने खाना खाया था, अब क्या करेगी आना तू? पायल ने खाने के बाद सवाल किया। पुलिस से तो ढूंढेगी पागल कुत्ते की तरह। अपने घर चली जा। कोई घर नहीं है मेरा, अब ये दुनिया ही मेरा घर है। तू भी अपन की तरह यतीम है, किस्मत है हम जैसियों की। अपन का बाप बचपन में ही मर गया था, माँ ने दूसरी शादी कर ली। मैं बोझ बन गई, इसलिए कोई दर ही ना बचा। अब दुनिया की खाक छानते हैं, जहाँ जगह मिलती है सो जाते हैं मस्त मौला। वो अंगड़ाई लेते हुए बोली। और जब पेट खाने को मांगता है तो किसी लंगर खाने चले जाते हैं। वो लेटते हुए बोली। पर आज तक अपन ने कभी अपने जिस्म का सौदा नहीं किया। तू पागल है पायल, जो पहुंच जाती है तेरी माँ नहीं है। मैं मजबूरी में जाती हूँ। अजान होने लगी थी, तीनों वहीं लेट गई थी। ए अना उठ, बाहर पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आ रही। और तेरी बरखा उछल के उठी थी। मैं तो छुप जाऊंगी, तुम लोग निकलो कहीं। कहाँ जाएंगे आना? बरखा ने कहा। कोई पता नहीं है, आना ने जवाब दिया। चल एक तो एहसान किया रात हम पे, अब मैं करती पक्की नहीं रखूंगी एहसान का बदला एहसान। बरखा ने कहा। चलो अब पायल चलाई थी। चल आना पीछे से निकल जाओ। आना पायल ने इसका हाथ पकड़ा। शुक्रिया, इसके गले लग गई। चलो अब निकलो जल्दी। दोनों पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। जल्दी चल आना। बरखा आगे थी और आना पीछे।
पीछे थी। भागते भागते वो खेतों से होती हुई एक सड़क पर निकली थी। बरखा ने कोई पता दिया यहाँ जाना है। 1 घंटे बाद वो एक गाँव में पहुंची थी। बस यहीं रुक दे। सड़क के बीच वो और अना उतरी थी। एक साइड पर बहुत ऊंचा मिट्टी का टेला था और एक साइड छोटी सी नहर और इसके बाद खेत। ये कैसी जगह है, ना कोई बंदा ना बंदे की जात। इस गांव में मेरी एक मासी रहती है, जब कभी दिल करता है मिलने आ जाती हूँ, पर यहाँ से आगे की इजाज़त नहीं है। ये देख देख रही है ना टेला, इसके पार रहते हैं जमींदार वजाहत। और ये इस साइड नहर की तरफ इशारा करते हुए जमींदार जमान रंधवा। इनकी दुश्मनी ज़माने से चलती आ रही है, दोनों साथ साथ चल रही है। और बरखा बता रही थी ये जो वजाहत है ना, बुरा नहीं है पर अच्छा भी नहीं है। बहुत से क्राइम की दुनिया में हाथ है इसका। और ये जो ज़मान है बड़े ही अल्लाह किस्म भले लोग हैं, अपने गांव वालों का ख्याल रखते हैं। और गांव की हालत भी देख क्या खूबसूरत है, यहीं रहती है मेरी खाला। स्कूल बनाए हुए हैं, दिल खुश हो जाता है। लंगर न्याज सब बांटते हैं और यहाँ से इजाज़त नहीं है किसी को गुजरने की। खुशकिस्मती है कोई गाड़ी गुजर जाए तो भला है, नहीं तो वजाहत के लोग पकड़ लेते हैं। आगे कुछ लोग मजीद कुर्सी रखकर बैठे थे। और अरे बरखा कैसी है? ठीक हूँ भाऊ, तू बता। मैं ठीक। ये कौन है? बरखा की तरफ देखकर वो बोला, ये मेरी जिगरी है, खाला से मिलवाने लाई हूँ। सही है जिस फिर दोनों आगे निकल गई। ये ज़मान के बंदे हैं, यहाँ इनका पैरा होता है। किसी के साथ गलत हो और कोई नया आए तो पहचान पहचान के लिए ये कहकर वो गांव की सड़क पर मुड़ गई। गांव वाकई ही बहुत बड़ा साफ सुथरा था, हरियाली हर जगह, कोई गंद नहीं। खाला वो सामने भागकर एक औरत के गले लगी। कैसी है मेरी बच्ची? आपके तू बड़ी दिन बाद आई। हाँ खाला, बस ये कौन है? मेरी सखी है। अच्छा अच्छा आओ बेटा। वो आना के गले लग के अंदर ले गई। दोनों के लिए खाना तैयार किया। दोनों ने खाना खाया फिर लेट गई। बरखा आना ने आवाज़ दी, हाँ रात ढलने वाली है, मगरिब होते ही हम यहाँ से निकलेंगे। पागल है क्या? रात क्यों ख़राब कर रही है? सुबह चले जाएंगे। कोई ठिकाना है क्या तेरे पास जो रात को रुक कर रहेगी? इसी का तो इंतज़ाम करना है। बरखा ने मुँह इसकी तरफ किया। तेरी नज़र में कोई ऐसा है जो काम दे और इसकी कीमत भी? जैसे तूने वो पुलिस वालों को मारा, इस हिसाब से एक बंदा है। पारी मिलती लोगों की हड्डी बसरी तोड़ने की। इससे फिर जो काम करता है इसके पैसे देता है। 1-2 बार मैंने किया, जब इसे पेट ने मजबूर किया। बस फिर ठीक है, शाम ढलते ही निकलते हैं। मैंने कुछ कपड़े लेने हैं, जो पैसे हैं मेरे पास। किसी पार्लर का पता है तुझे? हाँ 200 लेती है पूरे 4 बाल उतारने के। आना मुस्कुरा दी, यार रात गुजार ले। नहीं है, तुमने रुकना है तो रुक जा, पर मुझे इसका पता दे दो। यार तू ऐसे करेगी? बरखा ने देखकर कहा, मसलत नहीं कर रही हूँ तुम पर मैं। अपना आप आज के बाद आना अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी वो जानती है। अच्छा अच्छा चलते हैं, अब तो सोने दे थोड़ी देर। वो पीछे मुंह करके लेट गई। मगरिब की अज़ान हो रही थी जब वहाँ से निकली। इतनी रात को कहाँ जा रही हो? एक आदमी सड़क पर दोनों को जाते देखा, ज़रूरी है इसलिए निकल रहे हैं। तभी एक गाड़ी इधर आके रुकी। छोटे साईं आप सामने गाड़ी में अच्छा खासा हैंडसम लड़का 25-27 साल का था, जिससे वो मालिक कह रहा था। शाम ढल गई है, सबको पता है यहाँ इस वक्त ठीक नहीं है निकलना। मालिक वो ये लड़कियाँ? जी जी छोटे साईं। बरखा ने आगे आगे बढ़ी थी। वो शहर जाना है, ये आना है ना, इसकी माँ बीमार है। आना इसके मुंह की तरफ देख रही थी, इसलिए ज़रूरी है। अच्छा गाड़ी में बैठो, शहर तक मैं छोड़ देता हूँ। रौबदार आवाज़, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक चश्मा, हल्की सी दाढ़ी। कोई भी लड़की देखकर इसे दोबारा देखे बगैर नहीं रह सकती थी। चल आना जल्दी आ जा। इसे जल्दी से आना का हाथ पकड़ा, गाड़ी की पीछे सीट पर बैठ गई। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि इस वक्त यहाँ निकलना खतरे से खाली नहीं है, इसने रौबदार आवाज़ में कहा। मालिक बस बात ही ऐसी होगी। वो कह के चुप हो गया। ना बाहर की तरफ देखती रही, क्या हुआ है इनकी माँ को? वो साईं बस कुछ तबीयत ठीक नहीं है। घंटे बाद गाड़ी शहर में थी। चलो अब यहाँ से तुमने जहाँ जाना है चले जाओ। और ये लो। जी मालिक। दोनों गाड़ी से उतरने लगी। रुको, उसने पीछे से आवाज़ लगाई। बरखा उतर गई और आना उतर रही थी। आना ने पीछे मुड़कर इसकी तरफ देखा। कुछ पैसे, ये लो कुछ पैसे काम आएंगे। आना ने हाथ से पकड़े। वो इसके चेहरे को तक रहा था और नीचे उतर गई। दोनों गाड़ी से उतर के आगे चली गई, पर वो अभी तक इन्हें ही जाते देख रहा था। तभी आना ने पीछे मुड़कर इसकी तरफ देखा। इसका पड़ना और सर से दुपट्टा उतरना इसे एक अजीब से खसार में घेर 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 लिया था। जब वो मुड़ी तब इसे पीछे गाड़ी की आवाज़ पे होश आया। दोनों एक छोटे से बाजार में गई। कौन से कपड़े लेगी? जीन्स शर्ट। तू जीन्स पहनेगी? बरखा ने रुककर पूछा। तुझे मना नहीं है तो फिर मुझे क्यों है? ये भी है। इसने दो अपनी दो बरखा की ली। फिर छोटे से ढाबे पे खाना खाया। उठे जल्दी, पुलिस ने नाके लगाए हैं, खाना कहीं और बैठ के खा लेंगे। दोनों जल्दी में उठी और चली गई। काफ़ी देर चलने के बाद एक होटल नजर आया। चल कहाँ? वहाँ सामने आना ने कहा। अंदर जाके उसने काउंटर पर खड़े खड़े लड़की को देखा। कमरा मिल सकता है किराए के लिए? जी। कितने दिन के लिए चाहिए आपको? 2 दिन। आना ने कहा। बरखा चुप करके उसे देखती रही। ये ले चाबी, पैसे जमा करा दे। दोनों कमरे में आई। बचा हुआ खाना खाया। वैसे एक बात है, बरखा खाते हुए बोली, तेरे साथ मज़ा आ गया। मरना तो वैसे भी है, पर अब मैं तेरे साथ रहूँगी। खुदा कसम, ये जो तन पे कपड़ा है इसके अलावा कोई कपड़ा नहीं है। मैं ये पहन के आई
वो खाना छोड़ के जो आना के ने कपड़े खरीदे थे इसको उठाकर वॉशरूम में चली गई। अरे वाह! आना चेक चेक कर कैसा है? अच्छा है। आना ने मुख्तसर सा जवाब दिया और अपने कपड़े उठाने वो वॉशरूम जाने लगी। आना बरखा इसका हाथ पकड़ा। थैंक यू यारा, आज तक कोई भूखी को खाना खिलाने वाला और तन ढकने वाला नहीं मिला। बस इमोशनल ना हो, मैं आती हूँ, फिर इस आदमी के पास चलते हैं। इसने अपने ऊपर से चादर उतारी और तय लगाकर साइड पर रख दी। जब वॉशरूम से बाहर निकली बरखा पलके झपकाना भूल गई। ऐसे क्या देख रही है? कुछ नहीं, वो कह के उठी। आना के बाल लंबे थे, फिलहाल इसने फोल्ड करके ऊपर को लपेट लिए थे। करम दादा से मिलना है। दोनों अंदर आई। दादा ये लड़कियां आई हैं। अरे बरखा बच्चा कैसे हो? दादा मैं करम है जात का। कैसे हो दादा? हाँ करम है ज़ात का। एक वर्कशॉप में एक कमरे में वो बैठा था, आपकी खिदमत में से हाजिर हुए हैं। काम चाहिए था तो ये मेरी जिगरी है, मेरे साथ ही करेगी। काम तो है, कल सुबह होने से पहले करना पड़ेगा। जी हो जाएगा। काम बताइए। आना ने दो टोक जवाब दिए। एक बंदे के हाथ पांव तोड़ने हैं। ठीक है। आना ने इसकी तरफ देखकर कहा पैसे 20,000। डन हो गया। ड्रेस इसने आधे पैसे एड्रेस आना के हाथ पे थमा दिए। दोनों बाहर आ गई। ए आना पैसे दे यार, सिगरेट की तलब हो रही है, कल से नहीं पिया। आना ने कुछ पैसे से दिए। वो सामने पान वाले से सिगरेट लेकर मुंह में लेकर जलाने लगी। तभी आना ने हाथ आगे कर दिया। क्या मुझे भी दे? नहीं तू रहने दे, मेरी तो आदत है, अच्छी चीज़ नहीं है ये। बरखा ने कहा तेरे लिए अच्छी है, मेरे लिए नहीं। आना ने इसके हाथ से लेकर अपने मुंह में रख ली और एक अदा से धुआं मुंह से निकाला। रात के पैर वो एक महल्ले में पहुंची थी। आना ने हाथ में एक मजबूत डंडा था। घर के करीब पहुंचकर उन्होंने देखा दीवार छोटी है पर घर पक्का बना था। दोनों ने एक दूसरे की मदद से दीवार फैलान के अंदर से एक लड़की की आवाज़ आ रही थी रोने की। देख तो ऐसे करेगी तो 1 रुपया नहीं दूंगा मैं। चुप करके कपड़े उतार सारे, जल्दी कर। आना से ये बात बर्दाश्त नहीं और वो अंदर एक दरवाज़ा अटका था। आना ने ज़ोर का धक्का दिया और वो खुल गया। सामने एक लड़की शर्ट उतारे बैठी थी और रो रही थी। एक कौन हो तुम? मेरे घर में क्या करी हो? इतना ही बोला था कि ज़ोरदार डंडा इसके मुंह पर दे मारा और दूसरा इसके सर पर दे मारा। लड़की चलाई खामोश। आना ने मुंह पर उंगली रखने का इशारा किया और इसके हाथ पाँव और पे दीवाना वार मारती गई। ए आना, ए बस कर, चल अपना काम हो गया, निकल, अब ज़रूर से ज़्यादा ही तोड़ दे तो तूने इसके हाथ पाँव वो चला रहा था। चुप। आना चलाई थी। जब चुप नहीं तो तेरी लाश पड़ी मिलेगी। और एकदम इसकी ज़बान पर जैसे ताला लग गया था। वो जाने के लिए उठी, फिर वापस मुड़ी। अलमारी की चाबी दे, मैंने कहा। वो रही तकिए के नीचे। आना जल्दी से लॉकर खोला, इसमें पैसे और कुछ जेवर थे। उठा के आगे बढ़ी, फिर मुड़ी। इस लड़की को कुछ पैसे दिए। लो, जो मजबूरी है वो पूरी कर लो। अपने आप को किसी के नीचे बचाने से बेहतर तुम ऐसों की हड्डियाँ तोड़ने के छीन के ले जाओ, हड्डियाँ तोड़ के छीन के ले जाओ। वो कहकर बाहर चलेगी। काम हो गया है आपका। करम दादा के पास पहुंची। वाह माशाल्लाह, अच्छी बात है, लो तुम्हारी मेहनत। इसने बाकी के पैसे आना के हाथ में थमा दिए। दोनों बाहर आ गई। ये टैक्सी। आना ने सामने से जाती हुई टैक्सी को रोका। दोनों सुनार के पास पहुंची। जो जेवर था वो अच्छी कीमत में बेचा। अब कहाँ जाना है? टैक्सी में बैठकर बरखा ने कहा किसी अच्छे से मॉल में ले चलो। आना ने टैक्सी वाले को कहा ए तू पागल हो गई है? बरखा भड़की। मैं कभी नहीं गई किसी मॉल में तो ना जा, मैं चली जाती हूँ। आना ने सिगरेट जला के जवाब दिया। देख आना, हमारी जो हालत है ना, लोगों हमें देख कर ही निकाल देंगे। वहाँ कोई दुनिया के अनोखे लोग नहीं आते, हम जैसे इंसान ही आते। इन्हीं पैसों से मतलब है, लोगों से नहीं। इसकी बात सुनकर बरखा चुप कर गई। ए आना, ये तो कितना बड़ा है। तेरे पास सिम है? आना ने बरखा को देखकर कहा मेरे पास 2 है, एक चल रही है इन बटनों वाले मोबाइल में और एक इसी के पीछे पड़ी है। गुड। आना इसका हाथ पकड़कर मोबाइल शॉप में गई। पहले 2 अच्छे मोबाइल खरीदे, फिर सिम डाली। कितना प्यारा मोबाइल है, अपन ने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। चल चल, इमोशनल ना हो। दोनों ने फिर कुछ कपड़े खरीदे। आना ने एक तेज़ धार वाला फोल्ड चाकू खरीदा। वहीं बैठकर दोनों ने खाना खाया। ए आना, सच में अमीरों वाली फीलिंग आ रही। आना मुस्कुरा दी। चल अभी और भी काम है। अब कहाँ? बरखा ने हैरानी से पूछा। चल चल उठ, बताती हूँ। यहीं रुक। टैक्सी वाले को आना ने रुकने का कहा। ये कहाँ आए हैं हम? सामने देखा। बरखा ने सामने देखा। एक जाना माना सैलून था। ए आना, तू पागल हो गई है? पता भी है नहीं, समझदार अब हुई हूँ अपनी ज़िंदगी के लिए। पहले ही आवाज़ उठा लेनी चाहिए थी मुझे, ऐसे दुनिया की ठोकरें ना खाती। चल। अब बरखा का हाथ पकड़कर वो सैलून में आई थी। जी मैम, क्या करवाना है आपको? सामने एक लड़की आई। सब कुछ करवाना है, अपने आप को पूरा बदलना है, क्या कर सकती हो? पहले तो वो हंसी। जी मैम, हमारा काम ही यही। 4 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद जब दोनों ने अपनी शक्ल देखी, दोनों ही हैरान रह गई। और आना तो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। इसने शॉपिंग बैग से कपड़े निकाले और चेंज करके ने चली गई। जब बाहर आई तो कोई आँख ऐसी नहीं थी जो इस वक्त इस पे ना हो। टाइट जीन्स, फिट शर्ट और नाफ नज़र
आती हुई, छोटे बाल क़यामत ढा रही हो। आना मैडम, बरखा ने छेड़ा, क़यामत तो ढानी है अभी। वो तंज़िया मुस्कुराहट ला के पेमेंट देकर बाहर निकल गई। ए रुक, ये मुझसे नहीं उठाया जाएगा सारा सामान। दोनों इसी होटल में पहुंची। जी मैम आप? वो पलक झपकाना भूल गया। कमरा लिया है किराए पर? जी जी जाएं। शाम ढल गई थी, सारा दिन वो ऐश करती फिर रही थी। आना, बरखा ने लेटते हुए कहा। हाँ, तेरे चेहरे से मासूमियत झलकती है, क्यों खुद को इतना बुरा बना रही है? जिंदगी ने मासूम रहने नहीं दिया। वो आंखें बंद करके लेटी थी और दोनों की आंख लग गई थी। रात के 10 बजे थे जब आना की आंख खुली। वो उठी, मास्क पहना और हुडी वाली जर्सी। तू कहाँ जा रही है? बरखा ने से पूछा। पहले तो खाना खाऊंगी, फिर किसी से हिसाब चुकता करना है। वो अपने जूतों को टाइट करते हुए बोली। तुम खाना खा लेना, पैसे है तुम्हारे पास? ए पागल हो गई है क्या? मैं अकेले नहीं जाने दूंगी। पुलिस का मामला कौन सा ठंडा हो गया है? मुझे नहीं लगता मुझे पहचान पाएंगे। आना ने जवाब दिया। मैं भी चलूंगी, तू अकेली नहीं जाएगी। जब रहना साथ है तो फिर हर काम साथ है। नीचे आ जाओ 10 मिनट में, वो कहकर नीचे चलेगी। ए रुक, पता नहीं कभी कभी दिमाग इसका स्टक जाता है, कभी कभी ठीक हो जाता है। पल में कुछ वो बड़बड़ा कर उठ कर बात में गई। दोनों ने होटल में खाना खाया। रात के 12 का टाइम था। इसने टैक्सी वाले को एक क्लब का नाम बताया। ए आना, तू अब शराब भी? बरखा चुप कर यार, वो चढ़कर बोली। बरखा वहीं चुप कर गई। अंदर लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे। दोनों ने हुड वाली जैकेट पहनी थी और मास्क लगाए हुए थे। दूर जाकर वो एक कुर्सी पर बैठ गई थी। आना ने अपनी जैकेट आगे से खोली। इसकी नाक नजर आ रही थी और सिगरेट जलाकर कश पे कश लगाती रही। लड़के लड़कियां मस्ती में लगे थे। तभी एक आदमी ऊपर ऑफिस की तरफ गया। आना तंजिया मुस्कुराई। यहीं बैठ में आई। वो बरखा को कहकर उठी। जल्दी आना, इसने आवाज़ दी और पीछे मुड़कर हाँ में सर हिला गई। सर, आपसे एक लड़की मिलना चाहती है। क्लब के शोर की आवाज़ थी पर अंदर शोर कम आ रहा था। कौन है सर? पता नहीं, कहती है कि आपसे मिलना ज़रूरी है। अच्छा अंदर बुलाओ। जी। वो सर हिला के बाहर चला गया। इसी टाई शर्ट और फिट पैंट ऊपर से नजर आती नाफ दिल में हलचल मचा गई थी, पर मुंह पे मास्क था। तुम जाओ बाहर। इसने लड़के को इशारा किया। वो बाहर गया तो आना ने अपना मास्क उतारा और वो नादिर था जिसने इसे कल इसमें बेचने के लिए क्लब में बेचने के लिए खड़ा किया था। तुम वो कौन सा तीर मार लिया है? खूबसूरत तो बला की है, लगता है मोटी कोई असामी फंसा ली होगी। वो आस्ता आस्ता इसके करीब आता बोला। एक तो बला की खूबसूरत, ऊपर से ये टाइट कपड़े। इसने नज़दीक आके इसके जिस्म को हाथ जैसे ही लगाया। आना ने चाकू से इसके हाथ पर जोरदार कट मारा और वो जोर से चलाया। ए चीख तेरी अब कोई नहीं सुनेगा। कोई नहीं, पैसा ये है ना, औरत की इज्जत से बढ़कर तुम लोगों के लिए किसी की भी माँ बहन बेटी जो भी हो बस बेच दो। गुस्से में आना ने मेज़ पर रखा गुलदान इसके सर पे दे मारा। वो नीचे गिरा और फिर टूटे हुए गुलदान के टुकड़े को इसके पाँव में घुसा दिया। छोटी उम्र के लड़के लड़कियों को गंदगी पे लगाने वाले, इनकी इज्जतों को बर्बाद करने वाले। आना गुस्से में बोल रही थी, उसे मार रही थी। चला अब चला, तेरी ये आवाज़ दब गई इस तेरे 2 कड़ी के क्लब में। और अब की बार इसने इसकी गर्दन पर टूटा हुआ शीशा दे मारा और इसे अगला सांस ही नहीं आया। सामने रखे छोटे से लॉकर में बेशुमार नोटों की गुटियां इसे जितनी हो सकती थी उठाई और अपने मुंह पे मास्क करके अपने हाथ जैकेट में की और बाहर निकल गई। सामने बरखा ने इसे बातों में लगाया हुआ था जो अंदर आया था और दरवाजे के बाहर खड़ा था। आना ने बरखा को इशारा किया, बाहर निकल गई। तू क्या करके आई है? बरखा साथ चलते हुए बोली। कत्ल। क्या? वो वहीं रुक गई। तू पागल हो गई है? तू पैसे के लिए लोगों को मारेगी, फांसी हो जाएगी तुझे, पुलिस के हाथ लग गई तू। ना कर आना, करम दादा है हम लोग, बस हाथ पांव तोड़ने तक ठीक है। चुप कर। बरखा वो मुंह में सिगरेट लेते हुए बोली। दोनों होटल आई। आना, मैंने काम किए हैं, तेरी तरह नहीं लोगों को मारना ही शुरू कर दूं। मेरी बात सुन, आइंदा ऐसा ना करना। बरखा कुछ हिसाब था जो चुकता करना था। अब तो चुप करेगी कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? वो बरखा पे चलाई थी और बरखा चुप होके बेड पर लेट गई थी। आना ने पास इतने पैसे थे कि आपके वो एक छोटा सा कमरा गाड़ी खरीद सके। सुबह होती वो दोनों पहले नाश्ता करने होटल गई। नाजी, कल रात बेदर्दी से किसी ने नादर नामी क्लब मालिक को कत्ल कर दिया और हैरानी की बात यह है कि कत्ल करने वाली ने बड़ी सफाके से कत्ल किया। पुलिस पता लगाने की कोशिश में है, जल्दी पता लग जाएगा। सामने एलईडी पर चलती न्यूज़ दोनों देख रही थी और बरखा के पसीने छूट रहे थे। किराए पर एक फ्लैट चाहिए। वो एक पोश इलाके की बिल्डिंग में खड़ी थी। जी मैम, आपको मिल जाएगा पर कुछ एग्रीमेंट साइन करनी होगी। सामने लड़का बता रहा था। जी ज़रूर, आना ने सर हिला कर जवाब दिया। 10 मिनट की बातचीत के बाद एक फ्लैट की चाबी ने दे दी की अंदर आती है बरखा की आंखें खुल गई। वाह क्या बात है, ये तो मीरा वाला घर है। बरखा ने सामने पड़े सोफे पर रहते हुए कहा। सामने एलईडी सी लगी थी, ऑन करते सामने न्यूज़ चैनल था। नादर की मौत के पास किसी की उंगली के निशान मिले हैं। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही कातिल तक पहुंच जाएगी और एक लड़के ने बताया कि नादर से मिलने एक लड़की आई थी। इन सबूत को लेकर पुलिस जल्द ही कातिल को गिरफ्तार कर लेगी। बरखा ने आना को देखा। कुछ कर, फिलहाल तो निकल यहाँ से, कुछ दिन कहीं ऐसी जगह चली जा जहाँ ये लोग पहुँच ही ना सके। मेरा कोई नहीं है, जहाँ मैं चली जाऊँ, मरना होगा तो मर जाऊँगी, मुझे दुख नहीं है, मेरे दिल को तसल्ली है, मैंने एक को तो मारा है।
पागल होगी है आना, तू मेरी साथी है, मैं नहीं कुछ होने दूंगी। सीसीटीवी में तेरी शक्ल नहीं दिख रही तो कहीं जाके छुप जा। बरखा मेरा कोई नहीं है। अच्छा तू ऐसा कर, मेरी खाला के घर चली जा, कुछ दिन मैं यहीं रहती हूँ, यहाँ रहकर हर खबर पर नज़र रखूंगी और तुझे बताती रहूंगी। और अगर तेरी खाला मेरी वजह से फंस गई तो नहीं फंसती, अगर ऐसा कुछ हुआ तो जमान साई है, मुझे पता है वो ज़रूर मदद करेंगे। चल चल, कपड़े बैग में पैक ही हैं तेरे, चल निकल जल्दी कर। वो आना का बैग उठाते हुए बोली, टैक्सी है, टैक्सी रुक, 1 घंटे बाद बस यहीं रुक दे। बरखा ने कहा। वो वहीं सी सड़क के दरमियान रुकी थी, फिर दोनों पैदल चल रही थी। अचानक गांव से दूर रोड के बीच कुछ लोग नजर आए। एक गाड़ी से साइड खड़ी थी और दूसरी तरफ एक ने दूसरे को घेरा हुआ था। ये तो जमान साई के वजाहत का बेटा। बरखा के मुंह से इतना ही निकला था। वजाहत के बेटे ने पीछे मुड़कर देखा। कौन हो तुम? इनकी तरफ आया। कौन हो? साई, मेरी खाला का घर है, गांव में मिलने आए हैं। दोनों ने जीन्स पहनी थी। पहले इसने बरखा को देखा, फिर आना को। किस गांव में? वो बरखा कहते कहते रुकी और जमान की तरफ मुड़ के देखा। ओहो, मुखालफों की हो। साई, जमान साई को जाने दें। बरखा ने इसकी तरफ देखकर हाथ जोड़े। हाँ, जाने देता हूँ। देख कैसे ऊपर जाता है ये, और कैसे रंधवा हवेली का मालिक मरेगा मेरे हाथों। अब सामने नडर हालत में एक 50 साल का आदमी इसकी तरफ देख रहा था। इसे अपनी मौत की जैसे कोई परवाह नहीं थी। पीछे हाथ बांधे हुए इसकी बकवास सुन रहा था। चल चल, कपड़े बैग में पैक ही हैं तेरे, चल निकल जल्दी कर। वो आना का बैग उठाते हुए निकली। वो इसकी तरह बड़ा, बोल अपने लाडले को, बोल जिब्रान को तुझे आके बचाए। आना कुछ कर, ये पागल हो गया। आना ने इसकी तरफ देखा। चल चले, इनका आपस का मसला है, आना ने बरखा को देखकर कहा और पीछे मुड़ी। ए रुक, तुझे किसने कहा? जा। वो गुस्से में गराता हुआ आना की तरफ आया। जानती है मैं कौन हूँ? जानती है, वो गुस्से से चलाया। जानती है मैं कौन हूँ कुत्ती? अब इसके मुंह से इतना ही निकला था कि आना ने पलक झपकते ही चाकू निकाला और इसके कंधे पे मारा और चलाया नीचे की तरफ हुआ। आना ने पलक झपकते इसकी गर्दन में हाथ रखकर पीछे खड़ी हो गई और इसकी गर्दन पे चाकू रख लिया। और तुझे पता है मैं कौन हूँ? आना, जरा सा भी तू हिला, तेरी गर्दन के चाकू आर पार होगा। फेंको नीचे सारे असले, फेंको। वो चलाई, सबने अपनी बंदूक फेंक दी। मुझे कभी मसला नहीं है किसी से, याद रखना जो कहेगा ना मैं कौन हूँ, फिर आना बताएगी। आना कौन है? वो गुस्से में अपने हाथ की गिरफ्त को जितना जोर लगा सकती थी लगाती रही और वो दर्द से करा रहा था और इसने चाकू इसकी गर्दन में घुसा दिया। अभी इतना ही किया था, सामने से 4-5 गाड़ियां आई और एक में से इस दिन वाला लड़का निकला। बाबा जान आप ठीक है? वो इसकी तरफ भागा था। वो आदमी ऐसे ही खड़ा था और आना को देख रहा था। तभी आना ने इसे नीचे फेंका और आगे जाने लगी। तभी इसने चाकू निकालकर आना के पांव पर दे मारा। वो कराकर वहीं नीचे गिर गई। गाड़ियों से निकलकर सब आदमी ने वजाहत के आदमियों को पकड़ लिया था और आना नीचे गिरती बची। किसी ने इसे सहारा दिया। इसने ऊपर मुंह करके देखा तो जमान था और दर्द की तकलीफ से वो बेहोश हो गई थी। आना आंख खुली तो वो इस वक्त किसी बड़े से कमरे में थी और बरखा सामने बैठी थी। दर्द की तकलीफ से इससे उठा नहीं जा रहा था। रुक, मैं उठाती हूँ। कहाँ है हम? आना ने उठते हुए कहा। बड़े साईं की हवेली में, देख कितनी शानदार है। पागल है तू, यहाँ क्यों लाई है? आना ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं नहीं लाई, बड़े साईं लाए हैं, इनकी जान बचाई है। तूने वैसे बड़ा बहादुरी का काम किया है, मैंने इनकी जान नहीं बचाई। मुझे इसने आंखें दिखाई। क्यों बोला कि वो कौन है? तब मुझे गुस्सा आया। चल यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ। पागल हो गई है आना, क्यों नहीं रहना? मेरी बात सुन, देख। बरखा इसके करीब होते बोली, तुझे इस वक्त ज़रूरत है छुपने की पुलिस से, और इससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। बरखा, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। वैसे घूरते हुए बोली, एहसान नहीं है, एक एहसान तूने किया है, इन पे एक वो कर देंगे। बरखा ने इसकी बात का जवाब दिया। आना चुप करगी, पर मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। जब एहसान का बदला कहेंगे मैं बता दूंगी। तू चल अभी, आना ने इसे देखते हुए कहा। पर बरखा, परवर कुछ नहीं, तू नहीं आना चाहती ना आ, मैं जा रही हूँ। वो कहकर बेड सुतने लगी। तू नहीं मानेगी, जिद की पूरी है। बरखा ने आना को सहारा देते हुए कहा। दोनों अभी खड़ी हुई थी, तभी दरवाजा खुला। जमान सामने था और पीछे कुछ छोड़ दे। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? इसने दोनों को देखकर कहा। साईं, वो आना कह रही है कि इसे वापस जाना। बरखा ने मुंह में बड़बड़ाकर करते हुए कहा। वो आना के सामने आया। एहसान किया तुमने हम पे, इसके लिए हम ऐसे नहीं तुम्हें जाने दे सकते। ठीक हो जाओगी, चली जाना। वो दर्द की मिलीजुली कैफियत में बरखा के सहारे से थोड़ा आगे बढ़ी और जमान वडेरे की आंखों में देखकर बोली, एहसान का बदला देना है तो फिर मुझे ऐसी जगह भेज दे जहाँ मैं कुछ दिन लोगों की नज़रों से दूर रहूँ। कत्ल करके आई हूँ और पुलिस मुझे ढूंढ रही है। मैं नहीं चाहती कि आपका नाम खराब हो, इसलिए जा रही हूँ। वो निडर होकर इसकी आंखों में देखकर बोली, ठीक है भेज देते हैं। वो निडर होकर बोला तो था, पर आगे बढ़कर आना के सर पर हाथ रख दिया। खुश रहो। आना चुप कर गई और मुंह नीचे कर लिया। जिब्रान ने काम के किसी सिलसिले में जाना है, कुछ दिन शहर से बाहर अपने ही घर में होगा, वहीं ले जाएगा। वो साथ अपना काम करके वो आ जाएगा और तुम जब तक रहना चाहो रह लेना। अगले माह जिब्रान और इसकी बहन की शादी है। दोनों आना तुम
हमें अच्छा लगेगा। जी बड़े साईं ज़रूर। बरखा ने आगे जल्दी से जवाब दिया, फ़िलहाल तुम्हारा जाना बेहतर है। वजाहत के लोग अब भी पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहे होंगे तुम्हें। खाना खा लो, वो जाएगा। मैं इसे कह देता हूँ, तुम्हें भी साथ लेता जाएगा। बाबा, मैं वहाँ कैसे रखूँगा इसे? वो ज़ुबान के सामने खड़ा सवाल कर रहा था। इसने तुम्हारे बाबा की जान बचाई है और खुद जख्म खाया है। तुम्हारा काम कुछ दिन का है। इसे वहीं छोड़ना, जब तक रहना है वो रह लेगी। ठीक है, जैसे आप कहें। जिब्रान ने कहा, अपना ख्याल रखना। बरखा ने सारा देकर इसे गाड़ी में बैठाया। तुम भी ख्याल रखना और कॉल पर बात करती रहना। वो गाड़ी की अगली सीट पर बैठा था। 10 मिनट बाद एक जगह इसने गाड़ी रोकी। एक लड़की अंदर आके बैठी। हाय स्वीटी, दोनों गले लगी। इस लड़की का बस नहीं चल रहा था, किसके साथ चिपकी रही। ये कौन है? इसने आना की तरफ देखकर कहा, ये वही है जिसने बाबा जान की जान बचाई है। अभी मेरे साथ जा रही है। वजाहत के लोग इसे ढूंढेंगे, इसलिए जब तक सब ठीक नहीं होगा वहीं रहेगी। मैं आ जाऊंगा कुछ दिन में वापस। इसने एक नज़र आना पर डाली और इसकी खूबसूरती खटक गई थी। जान, आप कहीं और भी भेज सकते थे। साथ ले जाने की ज़रूरत क्या थी? क्यों तुम्हें मुझ पर शक है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो फिर वैसे भी मैडम, एक माह बाद आप मिसेस जिब्रान हो जाएंगी, तो आपको क्या फ़िक्र है? हाय माय स्वीटी, वो जिब्रान के गले लगती हुई बोली। वैसे तुमने ना वो डायमंड की रिंग दी थी, वो गुम होगी मुझसे। जिब्रान वो मुँह बनाते हुए बोली। तो इसलिए तुम्हें मुँह बनाने की क्या ज़रूरत है? चीज़ है, गुम हो जाती है। मैं अपना काम ख़त्म करके आऊँ फिर नहीं ले दूँगा। सच। इसकी आंखें एकदम खुली थी। आना मेरी जान, थैंक यू सो मच माय लव। आना दोनों की बातें सुन रही थी और बाहर की तरफ देख रही थी। ठीक है, मुझे यहीं उतार दें, बस आपको देखने आई थी। बस सामने कैफ़े से होकर गाड़ी मंगवा के चली जाऊंगी। ओके, जिब्रान ने जवाब दिया। उतरी और सामने कैफ़े में चली गई। 3 घंटे के सफ़र के बाद आना की बस होगी, तो ऊपर से पाँव लटका कर बैठने से दर्द हो रहा था। जिब्रान की नज़र से बार बार देखने पर मजबूर हो रही थी। एक अलग सा खसार था जिससे वो निकल नहीं पा रहा था। वो मुसलसल बाहर ही देख रही थी। इसकी आंखों की उदासी इसके चेहरे की मासूमियत से खींचती थी अपनी तरफ, पर हर बार वो हर ख्याल को झटक देता था। गाड़ी किसी बंगले में रुकी थी। 2-3 मुलाजिम अंदर भागे आए थे। छोटे साईं, मुलाजमा को बुलाओ अंदर से, मेहमान साथ आई है, इसे चोट लगी है, पाँव पे उतरेगी। हाथ पकड़ के जिब्रान कहकर अंदर चला गया। कमरा काफ़ी बड़ा था और हवादार भी। सामने बड़े से शीशे में बाहर का मंजर साफ नज़र आ रहा था। पहाड़ी इलाका था और दूर गाड़ियाँ चलती नज़र आ रही थी। पहली बार इतना दिलकश मंजर से देखा था। बाजी बाजी, पीछे से मुलाजमा आवाज़ दे रही थी। हाँ आना एकदम से इस खसार से निकली थी। खाना लाओ बाजी? हाँ ले आओ, आना ने मुख्तसर कहा। जी कहकर वो बाहर चली गई। खाना खाने के बाद वो लेट गई। बाजी, ये साहब ने भिजवाई है। एक स्टिक थी जिस पर हैंडल था जिसे पकड़कर वो थोड़ा आसानी से चल सकती थी। और साहब ने कहा है कि मैं आपके पास ही हूँ, पास ही रुकूँ, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो। मुलाजमा ने अगली बात भी कह दी। नहीं तुम जाओ, मेरी वजह से अपनी नींद ख़राब नहीं करो। नहीं बाजी, छोटे साई ने वो इतना ही बोली थी। जब मुझे मसला नहीं है तो फिर तुम्हें क्या है? जाओ, आना गुस्से में बोली थी। मुलाजमा चुप करके चली गई थी। रात के 2 बज गए थे। वो बैठी बाहर ही तके जा रही थी। आज पता नहीं क्यों सब कुछ इसकी नज़रों में घूम रहा था। पानी की तलब हुई। सामने जग खाली था। पानी, पागल लड़की, पानी भी नहीं भर के रख के गई। वो अपनी छड़ी के सहारे उठी। आस्ता आस्ता बाहर है। सामने किचन में जैसे ही मुड़ने लगी, सामने से जिब्रान से टक्कर हो गई और इसका पाँव इसकी छड़ी पर लगा था। और जैसे गिरने लगी, जिब्रान ने कमर से इसे पकड़ लिया। इस सब के लिए दोनों ही तैयार नहीं थे। और आज पहली बार इसने जिब्रान की आंखों में देखा था। कितनी गहरी आंखें थी इसकी। अचानक से गिरने से बचने के लिए इसके हाथ खुद को बचाने के लिए जिब्रान के कंधे पर थे। अचानक आना ने खड़ा होने की कोशिश की थी। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो ज़रा सीधा होता बोला। मुलाजमा कहाँ है? इसने सहारा देकर कुर्सी पर बैठाते हुए कहा। पानी पीने आई थी और रखना भूल गई थी। मैंने ही इसे इजाज़त दी थी कि वो जाए। आना को कमरे में छोड़कर अपने कमरे में पिछले 1 घंटे से ठहर रहा था और क्यों ये से भी नहीं पता था। और दिल अभी तक ज़ोर से धड़क रहा था, जो कि संभलने का नाम नहीं ले रहा था। इसे अपने दिल की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे रही थी। कुछ बैठ के पाँव हिलाता था, कभी फिर उठ के टहलने लग जाता था। अजीब कैफियत थी जो समझ नहीं आ रही थी। जिब्रान पागल हो गए हो? इंसानों जैसी इंसान है वो, और ख़ुद को जैसे बोल के तसल्ली दे रहा था। इधर आना इन सब के लिए तैयार नहीं थी। इसने बैग से सिगरेट निकाली और घुटने तक एक और घंटे तक एक के बाद एक पीती रही। बाहर देखते देखते कब आंख लगी इसे पता नहीं चला। इधर जबरान जब भी आंख बंद करता है, आना का चेहरा सामने आ जाता। आंख खोलता सारी बातें याद आ जाती। सोते सोते कब वो सोफे पर पड़ा सो गया इसे पता नहीं चला। जब सुबह वो ऑफिस के लिए निकलने लगा, सामने कुर्सी पर आना बैठी थी। वो इसके पास है। हमारे घर में लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं है। मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मेरा दिल जो करता है मैं वो करती हूँ। 2 टोक और स्पार लहजे में आना ने इसकी आंखों में देख कर बोली। मैं जिब्रान रंधवा हूँ, जो कह दिया तो मतलब कह दिया। इसके करीब आते इसकी आंखों में देखकर बोला था। और मैं बेबाक आना हूँ, किसी को खुद पे हुक्म सादर करने की इजाज़त नहीं देती। बिला झिझक इसकी आंखों में देखते हुए बोली। अगर पहने हैं तो कपड़े पूरे पहनो जिससे जिस्म नुमाया ना हो, नहीं तो फिर जो पहने हैं इन्हें भी उतार दो। वो गुस्से में कहता मुड़ गया। कहा
कैद तो आया था, इसे आदत नहीं थी किसी की ज़िंदगी में कभी मुदाखलत की, पर वो इससे उलझ के क्यों आया था सब समझ से बाहर था। ऑफिस में मीटिंग जारी थी, दिलो दिमाग आना में अटका हुआ था। सर सामने से एक लड़के ने आवाज़ दी। हाँ, वो चूँकर बोला, आप क्या कहते हैं इस बारे में? वो ऑफिस के किसी काम में सबके सामने मीटिंग में सवाल पूछ रहा था। अब मैं अभी इस बारे में सोच के बताता हूँ, ये कहकर जिब्रान वहाँ से उठकर चला गया। ऑफिस रूम में आके इसने अपनी टाई खोलकर साइड पर रखी और शर्ट के बटन खोलकर अपना सर पकड़ कर बैठ गया। क्या मुसीबत है यार! गुस्से में इसने गिलास उठाकर सामने दीवार पर दे मारा। ये आना इससे बातें करने का रेक था या फिर वो दिमाग से निकल ही नहीं रही थी इसके। शाम हो गई थी, इसने फुल बाजू वाली और पूरी शर्ट पहनी और सामने अपने कमरे में बालकोनी में पिछले 4 घंटे से बैठी बाहर देख रही थी। इसका फ़ोन बजा। हेलो, कैसी है मैडम? तू जाके भूलेगी अपने साथी को? ऐसा नहीं है, आना ने कहा। बस सोई थी, अभी आँख खुली है। आना ने सरसे सा जवाब दिया और बता ठीक तो है ना? बरखा काफ़ी देर लगी रही। सारा बता रही थी कि पुलिस को पता लग गया है कि कातिल तू है और तेरी तलाश में लगी है। बस जब तक मामला ठंडा नहीं होता वहीं रह, बार बार फ़ोन नहीं करेगी, कभी फजूल में ना फंस जाए। काफ़ी देर फ़ोन पर लगे रहने के बाद इसने बंद किया। आना पीछे टेक लगा के लेट गया और कब आंख लगी इसे पता नहीं था। साहब खाना लाऊं? शाम के 5 बजे जिब्रान वापस आए। नहीं, अभी भूख नहीं है। वो मैडम ने खाना खाया या नहीं? वो चलता हुआ अंदर आ रहा था। नहीं साहब। मुलाजिम के जवाब पर एकदम रुका। क्यों? पता नहीं, उन्होंने कहा कि अभी भूख नहीं है, जब लगेगी खा लूँगी। गुस्सा करती है, अगर ज़्यादा असरार करूँ तो ठीक है, तुम जाओ। कमरे में आके इसने शावर लिया और हल्के रंग की शर्ट पहनी, वाइट ट्राउज़र। कमाल की बॉडी थी, अच्छे खासे कद का इंसान, ऊपर से खुश शक्ल और एक रौबदार शख्सियत। पहले तो वो कमरे में लेटा रहा, फिर उठकर बाहर आया, फिर 10 मिनट के बाद अंदर चला गया। मुलाजिम देख रहे थे कि पता नहीं क्या बात है। छोटे साईं, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, वो सरसरी सा जवाब देकर चुप कर गया। क्या बताता? इसे समझ नहीं आ रहा था कि एक बार आना को देखना चाहता था। फिर टीवी लॉन्च में एलसीडी ऑन करके बैठ गया। सामने किचन था। इसे था जब भी आएगी इसे पता चल जाएगा। रात के 12 बजे के करीब इसके कमरे का दरवाज़ा खुला था। वो स्टिक लेकर किचन में आस्ता आस्ता गई। मैं निकाल दूँ खाना? पीछे से इसने आना को कहा। नहीं, मैं खुद कर लूँगी। पूरे कपड़े पहने थे इसने और बगैर देखे बोली, चला नहीं जा रहा तुमसे, तुम बैठो। वो बात करना चाहता था। ठीक हूँ, मैं सहारा लेना छोड़ दिया, आदत नहीं है मुझ में। वो अब भी बगैर देखे आस्ता आस्ता अपने काम में लगी थी। वो इसके करीब गया, इसकी खुशबू इसके दिल में हलचल मचा देती थी। आना इसके करीब जाकर हल्की आवाज़ में बोला। आना ने पीछे मुड़कर देखा। ऐसा नहीं था कि इससे भी कुछ नहीं होता था। इसकी आंखों की गहराई वो ज़्यादा देर तक नहीं देख सकती थी। नाराज़ हो उसने आना के चेहरे को तकते हुए कहा। नहीं, मैं किसी से नाराज़ नहीं होती, मुझे काम करने दें, जाइए यहाँ से। वो कन्फ्यूज़ हो रही थी पर ज़ाहिर करना नहीं चाहती थी। खाना गर्म करके प्लेट उठा के जाने लगी और वो इसके सामने आ गया। मेरी बात सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो इसे देखकर बेकरारी में बोला था, पर मुझे नहीं सुननी, मेरे रास्ते से हटे। अगर ना हटूँ? वो इसके करीब आते हुए बोला। देखिए जिब्रान। वो एकदम पीछे हो गया। जाओ। आना ने पहले से देखा, फिर चुप करके वहाँ से अंदर आ गई। खाना 1 घंटे से ऐसे ही रखा था, पता नहीं किन सोचों में गुम थी। रात के 2 बजने वाले थे। वो नहीं चाहती थी कि कोई इसकी ज़िंदगी में आए, इस पे ऑर्डर चलाए। पहले ही अपनी ज़िंदगी को वो जैसे गुजार के आई थी, इसे पता था। अंदर दिल नहीं लगा तो वो कमरे से बाहर लॉन में सामने वो कुर्सी पर टेक लगाए सिगरेट पी रहा था। वो वापस आके अपने बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन इसकी आंख खुली 10 बजे। बाजी बाजी मुलाजमा ने आवाज़ें लगा रही थी। इसने उठकर दरवाज़ा खोला। बाजी, नाश्ता करके छोटे साईं का फ़ोन बार बार आ रहा है, आपने दुआ लेनी है। अच्छा ले आओ। सरसरी सा जवाब देकर वो वॉशरूम में चली गई। रात को ख्वाब में इसने अपनी अम्मी नजर आई। वो इसी के बारे में सोच रही थी, रो रही थी। वो आना को लेके दिल अजीब सा था और परेशान भी बेदिली से। नाश्ता करके वो चेंज करके बाहर आई तो मौसम अच्छा था, बारिश आने वाली थी और ठंड भी थी। ठंड जो बारिश को अक्सर वो घर में बैठ के देखती थी। तभी जिब्रान की गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई। ब्लैक सूट बूट में कातिल लग रहा था। आना इसे देखकर पीछे मुंह कर लिया। वो वहीं नीचे ही बैठ गई। वो 10 मिनट बाद बाहर आया। बाहर चलोगी? इसने आना को देखकर पूछा। इसका दिल था वो बाहर जाए, यहाँ के पहाड़ देखना चाहती थी, बारिश में जाना चाहती थी, पर थी भी तो आना नहीं। आना ने सरसरी सा जवाब देखकर चुप कर गई। इतने दिन से घर पे ही हूँ, चलो तुम यहाँ की खूबसूरती दिखाता हूँ। वो बहाना ढूंढ रहा था वो हाँ कर दे और वो चाह रही थी कि वो इसे फोर्स करे। उठो। इसने आना को देखकर जैसे हुक्म सादर किया था। हुक्म चलाता था, बुरा नहीं लगता था। वो चुप करके उठी, गाड़ी का पीछा दरवाज़ा खोला। मेरे साथ बैठ जाओगी तो खा नहीं जाऊँगा तुम्हें। चुप करके वो आगे वाली सीट पर आ गई थी। वो इसकी बातें क्यों मार रही थी इसे नहीं पता था। बाहर निकलते ही गाड़ी सरसब्ज खेतों और 2 पहाड़ों के टेढ़ों में थी। कितना खूबसूरत मंजर था जो इसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। आज वो सच में देख रही थी। इससे सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा था। तभी इसने एक खूबसूरत रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकी। दोनों बाहर आए। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। अंदर जाकर उसने खाना ऑर्डर किया। वो चुप करके बैठी रही। दोनों ने खाना खाया और बाहर आगे मैं गाड़ी लाता हूँ, मुझे अभी नहीं जाना, गाड़ी में कुछ देर यहीं रहना है। वो इसे देखकर बोली। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मैं गाड़ी का बता के आ जाऊँ, यहीं खड़ी रहना?
चुप करके वो इन पहाड़ों के साथ बहती नदी को और हल्की हल्की बारिश को देख रही थी। शीज़ा पीछे से आवाज़ आई। जिब्रान ने इसके नाम से बुलाया था। एकदम वो इसने पीछे मुड़कर देखा। शीज़ा नहीं हूँ मैं, और ना इस नाम से दोबारा मुझे बुलाना। आना नाम है मेरा। शीज़ा मेरी बात सुनो। वो इसके इतना नज़दीक आ गया था। आना ने पास इसकी बात सुनने के अलावा कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं जानता हूँ जो भी हुआ तुम्हारी ज़िंदगी में ठीक नहीं हुआ, पर सब एक जैसा नहीं रहता। बिला अख्तियार इसके हाथ आना के चेहरे पर थे और वो कुछ नहीं बोली। सब कुछ भूल जाओ, अभी सिर्फ शीज़ा बनकर चलो मेरे साथ। ये क्या हो रहा है भाई? सामने से 3 लड़के इनके पास आते नजर आए। रोमांस से एक बोला, तीनों हंस पड़े। मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। आना ने जिब्रान को कहा, ओए इसकी लैला को देख। क्या मिस? अभी इस लड़के के मुंह से इतना ही निकला था और जिब्रान ने आगे बढ़कर इसके मुंह पर मुक्कों की बरसात कर दी थी। वो दोनों भी लपके थे, पर अगले ही पल जिब्रान ने अपनी शर्ट से अपनी गन निकाली थी और इनके औस्तान खता हो गए थे। जिब्रान क्या कर रहे हो? नीचे करो। आना आगे बढ़ी थी और इसे रोकने के लिए दो तो भाग गए थे, पर जिसको मारा था वो नीचे पड़ा था और जिब्रान ने इस पे गन ताने खड़ा था। जिब्रान नीचे करो गन प्लीज़। जिब्रान चलो यहाँ से। पर वो इस वक्त शदीद गुस्से में था और अपनी गन से ही इसके सर पर बे इंतहा मारा और इसके सर से खून निकलने लगा था। तभी 2 गाड़ियाँ आके रुकी। छोटे साईं उठे, हम देखते हैं इनको। आप चलो यहाँ से इसे इन्हें छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसी है शीज़ा के बारे में बोलने की? सही, हम देखते हैं। आप चले आना। जिब्रान को गाड़ी में वो मुलाजिम बिठाकर ड्राइवर को कहकर लेकर चले गए। जिब्रान इस वक्त गुस्से में था और चुप करके बाहर की तरफ देख रहा था और आना ने एक नज़र इस पर डाली। क्या पागल हो गया था? किसी दीवानों की तरह मार रहा था। वो गाड़ी से उतर कर गुस्से में अंदर चला गया था और कमरे का दरवाज़ा इसने गुस्से में ज़ोर से मार के लॉक किया था। इसका बस नहीं चल रहा था। वो जो चीज़ सामने आ रही थी इसे गुस्से में तोड़ दी। इसे गुस्सा इस बात पे था कि आना को उन्होंने कुछ कहा, इसलिए यहाँ अपने आप पर कि इतनी सी बात पर ऐसा रिएक्ट वो क्यों कर रहा था। छोटे साईं भाई मुलाजिम खड़े थे, आवाज़ लगा रहे थे। वो किसी की नहीं सुन रहा था। जिब्रान, आना ने इसे आवाज़ दी, जिब्रान प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। जिब्रान एकदम से दरवाज़ा खोला। पूरा कमरा धर्म भरम था। इसके हाथ से खून निकल रहा था। छोटे साईं एक मुलाजिम आगे बढ़ा था, जाओ तुम सब लोग। वो सबको देख कर बोला था, हाथ से खून निकल रहा था, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। एक मुलाजिमा को आना ने कहा, वो भागा गया। आना ने इसका हाथ पकड़ा, अपने कमरे में ले आई। तुम सब लोग जाओ। हाथ पे दवाई लगाकर पट्टी करी थी और इसकी नज़र आना पे थी। एकदम हाथ जिब्रान ने पीछे कर लिया। आना ने फिर पकड़कर पट्टी करने लगी। जिब्रान ने फिर पीछे कर लिया। खून निकल रहा है हाथ से। वो गुस्से से बोली, अब की बार इसने हाथ पीछे नहीं किया। पट्टी करके जैसे ही उठने लगी, जिब्रान इसे दीवार के सहारे लगाते हुए इसके बिल्कुल करीब आया। बात घुमा फिरा कर करने की आदत नहीं है मुझे। वो इसके और करीब गया और चुप करके इसे देखती रही। इसका हाथ पकड़ के इसने अपने दिल पर रखा। सुन रही हो? इसकी आवाज़ बहुत तेज़ धड़क रहा था। इसका दिल। आना ने जिब्रान के चेहरे को देखा। जब मेरे करीब होती हो तो यही होता है, मेरे साथ दूर जाती है तो धड़कना ही भूल जाता है। मुझे नहीं पता ये क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए वो खुद पे गुस्सा आ रहा है। मुझे बताओ मैं क्या करूँ? आना की तरफ वो देख कर बोला। इससे अपने जज्बात बयान नहीं हो रहे थे। इसकी कैफियत सच में अजीब थी। जिब्रान खामोश। जिब्रान ने इसके होंठों पर उंगली रखी और हाथों से चेहरा पकड़ा। शीज़ा, मुझसे मेरी फीलिंग नहीं बयान हो रही। अजीब सी तड़प है दिल में। मेरे नज़दीक होती हो तो सुकून मिलता है, दूर होती तो 1 मिनट नहीं रह सकता। मुझे खुद पे गुस्सा भी आ रहा है। मैं किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करता, पर तुम्हें लेकर मैं बहुत एहसास हूँ। आपके आना इसकी अजीब सी हालत देखकर चुप हो गई थी। शीज़ा, मैं नहीं रह सकता तुमसे दूर। मुझे नहीं पता ये क्या है, मैंने कभी किसी के लिए ऐसी फीलिंग नहीं रखी। बस इतना पता है कि मैं नहीं रह सकता। मैं अपनी मोहब्बत की भीख मांगता हूँ तुमसे। जिब्रान, ये कैसी बातें? वो इतना ही बोली थी, प्लीज़ प्लीज़ शीज़ा। वो जैसे छोटे बच्चों की तरह जिद पे लगा था। आपके आना खुद को नहीं रोक सकी थी। इसके हाथ जिब्रान के चेहरे पर बेसाख्ता चले गए थे। इसके चेहरे को जब इसने छुआ, एकदम से पता नहीं क्या ज़हन में आया, अपना हाथ पीछे कर लिए। जिब्रान, तुम्हारी शादी होने वाली है। आना ने इसे देखकर कहा, मुझे पता है, पर वो फीलिंग मुझे नहीं आती इसके पास जाके जो तुम्हारे साथ महसूस करता हूँ। हाँ शीज़ा, पर मैं किसी की ज़िंदगी में ऐसे कैसे आ सकती हूँ? मैं सब ठीक कर लूँगा, एक बार हाँ तो करो तुम, मैं सब संभाल लूँगा। नहीं, इसने जिब्रान को 2 टोक जवाब दिया। कोई इमानत है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है? इसने बहुत से ख्वाब सजाए होंगे आपके साथ। मैं नहीं किसी की बददुआ लेना चाहती। शीज़ा, मेरी बात को वो भी इतना ही बोला था। जिब्रान, प्लीज़, मैं किसी के अरमानों पर कब्जा नहीं कर सकती, किसी के ख्वाब नहीं तोड़ सकती। शीज़ा, गुस्से में इसने आना की कमर में हाथ डाल कर खुद से लगाया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं आपको अपना नहीं सकती। वो गुस्से में बोली थी। हाँ या ना? आना को देखकर गुस्से में वो बोला था। वो हाँ या ना? वो और अपने बाजू को ज़ोर से दबाते आना को खुद में समा लिया था। ना। आना ने इसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, आखिरी बार। अभी इसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी और आना ने फिर कहा ना, और इसके हाथ की गिरफ्त एकदम से ढीली हुई और गुस्से से बाहर चला गया। सारी रात आना को नींद नहीं आई। बहुत दिन बाद किसी अपने के पास होने की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। बेशक कितना ही इंसान बुरा बन जाए, अक्सर तन्हाई में इसे किसी अपने के कंधे की ज़रूरत होती है, जो कि कोई नहीं था इसके पास। आज कितने दिनों बाद फिर से अपनी ज़िंदगी पर रोना आ रहा था। ये नहीं था कि वो जिब्रान के लिए कोई फीलिंग नहीं रखती थी। हाल इसका भी जिब्रान को लेकर भी वही था जो इसका था, पर वो जाहिर नहीं करना चाहती थी। दिल उदास था और रोने को भी
पर रोए, किसके गले लग के रोए पता नहीं क्यों, आज इसकी आंखों से आंसू खुद ही जारी हो गए थे। फजर की अज़ानों के करीब इसकी आंख लगी थी। सुबह जब उठी तो 11 बज रहे थे। फ्रेश होकर बाहर आई। बाजी नाश्ता लाऊं? हाँ ले आओ साहब। चले गए ऑफिस? इसने मुड़ते हुए कहा। हाँ बाजी वो तो वापस चले गए हैं। कहाँ? आना ने रानी से पूछा। वापस हवेली कह गए हैं। आपका ख्याल रखे, जब तक आप रहना चाहती हैं रहे, और इनका काम खत्म हो गया है इसलिए वो वापस जा रहे हैं। आना वापस कमरे में आ गई। से समझ नहीं आ रही थी क्या करे। बाजी नाश्ता मुलाजमा कमरे में नाश्ता लाई। आना ऐसे ही बेसुध बैठी सामने बालकोनी में देख रही थी, और इससे 2 घंटे हो गए थे। नाश्ता वैसे का वैसे ही रखा था। इससे अपनी अम्मी और अब्बू की याद आ रही थी सारा दिन, और अब आधी रात गुजर गई थी जिससे इसकी आंखें एक ही जगह ठहर गई थी। फिर पता नहीं क्या दिल में आया और अपना बैग पैक करने लगी। सुबह होते ही वो बाहर आई, मुझे किसी बस स्टैंड पर छोड़ा। उसने मुलाजमा कहा, पर बाजी बड़े साईं की इजाज़त के बगैर नहीं छोड़ सकते हम, पहले मैं इनसे बात कर लूँ। नहीं इन्हें कहो कि मैं अब नहीं रहना, बस अब जाना चाहती हूँ। आना ने मुलाजिम को कहा। बाजी बड़े साईं ने कहा है कि आपको फ़िलहाल अकेला छोड़ना, मामला ठंडा हो गया है, पर वो चाहते हैं कि अभी आप अकेली ना रहें। गाड़ी आती है, आपको जहाँ जाना है चलें। कह कर आना गाड़ी आई, इसमें बैठ गई। रास्ता तवील था, सोचे भी तवील थी। ज़िंदगी कहाँ से शुरू होकर कहाँ ले आई थी। अभी वो अपनी चची के घर जाना चाहती थी। वहाँ इसकी अम्मी अब्बू का कुछ सामान था, और जिब्रान इस वक्त इसकी आंखों के सामने था। रात होने वाले वाक़ये में वो बुरखलाई सी गई थी। इसका दिल कर रहा था कि जिब्रान के गले लगकर वो रोए, पर एकदम से इसे ख्याल आया था इस लड़की का कितने ख्वाब सजाए होंगे इसने जिब्रान को लेकर। वो कभी भी इसका हक नहीं छीन सकती थी। ऊपर से इसने इसका नाम पता सब पता कर लिया था। इसे पता था कि इसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो डेरों का बेटा था, 7 समंदर पार भी आसानी से किसी भी बात का वो मिनटों में पता लगा सकता था। इन्हीं सोचों में गुम थी। सफ़र कैसे गुजर से पता न चला। गाड़ी अब एक मोहल्ले में रुकी। जब आना गाड़ी से उतरी, सब मोहल्ले वालों के रंग उड़ गए थे। एक लड़की जो कभी अबाए के बगैर नहीं निकली, आज ऐसे कपड़ों में कितनों ने तो पहचाना नहीं था। घर का दरवाज़ा बजाया, इसने दरवाज़ा खोला था। अंदर आई तो पूरा घर गंदगी से फैला था, और इंतहा की गंदी बदबू पूरे घर में फैली थी। सामने वाला दरवाज़ा खुला था। चची की बड़ी बेटी किसी लड़के के साथ मदहोश पड़ी थी। जिस्म पे कपड़े बराए नाम थे, और शराब की बोतल पड़ी थी, और इसे नज़रअंदाज करके जहाँ सामान पड़ा था वहाँ जाने लगी, तो सामने कमरे में चच्ची एक चारपाई पर बेसुध पड़ी थी, गलाजत में भरी हुई और ना हिल पा रही थी। शीज़ा ने इसे लड़खड़ाती हुई आवाज़ में इसका नाम लिया। आना इसके पास गई और हकारत से देखकर वापस मुड़ने लगी। शीज़ा मेरी बच्ची, माफ़ कर दो शीज़ा। वो हाथ पाँव हिला नहीं पा रही थी और ज़बान से भी ठीक से नहीं बोल पा रही थी। शीज़ा ने मुड़कर से देखा, फिर इसके पास आई। चच्ची वो सुना है ना आपने, मकाफ़ाते अमल इसलिए कहते हैं। खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, इससे डरना चाहिए। माफ़ कर दो, मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। और रोते लड़खड़ाती हुई आवाज़ें बोल रही थी, जुर्म आपका माफ़ी के काबिल नहीं है, पर मेरी माँ ने मेरी तबीयत ऐसी नहीं की है। मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए आपको माफ़ किया है। और ये कहकर आना वहाँ से उठी, जो सामान लेना था लेकर चली गई। आज वो कितने अरसे के बाद अपनी अम्मी की कब्र पर आई थी। चची की मिन्नत करके वो 1-2 बार आई थी इनकी कब्र पे, और अब वो कब्र पर लेट कर रो रही थी। इसकी औरत रोते हिचकी इस औरत की रोते हुए हिचकियाँ बंद गई थी। अम्मी कोई नहीं है सहारा देने वाला, उठे अपनी बेटी को सहारा दे। अम्मी क्यों गई हैं मुझे छोड़ के। वो रो रही थी और जो जो मुंह में आ रहा था बोल रही थी। बाजी चलें। अब सामने खड़े गार्ड को भी इसका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ था। 1 घंटा मुसलसल रोने के बाद वो बरखा के पास आई थी। दरवाज़ा खोलते ही, आना तू? बरखा भाग कर गले लगी थी। कैसी है बताया भी नहीं तूने? और ठीक हूँ बस, आना ने सरसरी सा जवाब दिया। तू ठीक है ना? तेरी आंखें क्यों सूजी हैं? बता कुछ हुआ है? वो बेकरारी से पूछ रही थी। नहीं कुछ नहीं, बस अम्मी की कब्र पर गई थी, आना ने बैठते हुए कहा। खाना मंगवाऊँ? बरखा ने पूछा। हाँ ले आ, भूख लगी है बहुत। चल ठीक है मैं ऑर्डर करती हूँ। शाम ढल गई थी। वो चुप करके सोफे पर लेट गई थी। खाना खा के वो उठी। मैं कमरे में जा रही हूँ, नींद आई है बहुत, सर दर्द कर रहा है, चाय बना दूँ कहे तो? बरखा ने इसकी हालत देखकर कहा। नहीं मैं सो रही हूँ बस। बिस्तर पर लेटती इसकी आंख लगी थी और सुबह 11 बजे उठी। इससे आना हवेली से कार्ड आया है शादी का। वो भागकर इसे कार्ड दिखाने आई और बड़े साईं ने स्पेशल दावत दी है, मुलाजिम बता के गया है। कार्ड पर एक नज़र मारते हुए आना ने एक तरफ फेंका। तू ही जा, मुझे ज़रूर नहीं है। क्यों नहीं है? बरखा एकदम जैसे भड़की थी। रोज़ रोज़ कोई थोड़ी बुलाता है, इज़्ज़त रास नहीं आ रही है। बड़े साईं के मुंह को जाना है हमने। अच्छा यार चलेंगे, दिमाग ना खा। आना ने इससे जान छुड़ाने के लिए कह दिया। चलेंगे। तू तैयार होके किधर? अब बरखा ने सवाल नज़रों से देखकर कहा था। काम है कोई? आना ने जवाब दिया। अभी तेरा निकलना ठीक नहीं है। बड़ी मुश्किल से बड़े साईं ने मामला रफा दफ़ा किया है। हो गया ना रफा दफ़ा, अब चुप कर। आना ने गुस्से से जवाब दिया। पर बता के जा, नहीं तो मैं भी चलती हूँ। रुक। आना ने इसकी बात नहीं सुनी और बाहर आ गई। वैसे बे बाकी अलग है,
है तेरी ज़िद, तेरी पर ज़िद की तू और भी पक्की है। एक मजबूत सा डंडा लेके वो गाड़ी में बैठी। बाकी कहाँ जाना है, ड्राइवर ने पूछा। बाजी कहाँ जाना, ड्राइवर ने पूछा। आना ने ड्रेस बताया। वैसे गाड़ी तो कमाल की है। बरखा गाड़ी में बैठते हुए बोली। आना ने इसे एक गुस्से की नज़र से देखा और बरखा की भतीसी अंदर हो गई। एक छोटे से महल के कोने पर गाड़ी रुकी और आना गुस्से में निकली। ये नाजू का अड्डा है, अंदर वो बैठा था और लोग ताश खेल रहे थे। वो बातों में मुंह नीचे किए लगा था किसी से। आना ने बगैर किसी की परवाह की इसके सर में डंडा मारा जोर का। ये सब गुस्से में उठे। सामने जो ड्राइवर साथ आए थे इसने गन निकाली, आपकी सबकी तरफ इशारा किया। जिसने भी आगे बढ़ने की कोशिश की एक ही गोली में दिमाग उड़ा दूंगा। सब वहीं दूर खड़े जो हो गए। नाजू अपना सर पकड़ कर नीचे बैठ गया। आना ने फिर इसके सर में डंडा दे मारा और पागलों की तरह दीवाना वार करती रही। मुझे बचाना था ना नाजू, मुझे बेचना था ना नाजू। अब बेच गुस्से की मिलीजुली कैफियत थी। दुख दर्द आना गुस्सा सब था और वो सर पर मार खा खा के वहीं ढेर हो गया था। आज के बाद ये अड्डा नहीं चलेगा, वो चलाई थी। और अगर मैंने किसी को देखा तो ऐसे ही कुत्ते की मौत मार दूंगी। वो गुस्से में चलाकर बाहर चली गई थी। आना तो ठीक है, बरखा ने गाड़ी में बैठकर पूछा। हाँ ठीक हूँ, सिगरेट दे। बरखा ने बगैर कुछ भी बोले सिगरेट निकाल के थमा दिया। गाड़ी यहाँ से सीधा मोड़ लो। एक तंग महल में गाड़ी रुकी थी। आना नीचे उतरकर सामने वाले घर में गई। दरवाज़ा खोलते ही शीज़ा इसकी बहन थी। कौन शीज़ा? इसने हाथ से आगे बढ़ते हुए रोकर कहा। मर गई है शीज़ा और ये अम्मी की अमानत है, मुझे नहीं पता इसमें क्या है। तुम्हें देने को कहा था तो देने आई हूँ। उसके हाथ में एक शॉपर पकड़ कर इसने अपनी बहन को देखा। तुम जैसी बहन अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे जिसके पास अपनी बहन के लिए दो लफ्ज़ तक नहीं थे। शीज़ा मेरी बात, वो इतना बोली थी और आना वापस मुड़कर अपनी गाड़ी में बैठ गई थी। आज काफ़ी दिन हो गए थे कमरे से बाहर बस इसका और कोई काम नहीं था। खाया पिया, कभी सिगरेट जला के वो सामने बालकनी में बैठ जाती है। आना क्या ख्याल है तेरा? बरखा ने सामने बैठते हुए पूछा। किस बारे में? वो सिगरेट सुलगाते बोली। कल मेहंदी है छोटे साईं और इनकी बहन हुमा की। मैं नहीं जा रही, मेरा मूड नहीं है। आना ने दो टोक जवाब दिया। अब तो मूड देखेगी। तूने एक एहसान किया, उन्होंने कितने किए हैं? तुझे पुलिस वालों से बचाया, तुझे अभी तक एक बॉडीगार्ड गाड़ी सब दी हुई है। खुद फ़ोन करके कहा है कि आने के लिए। बरखा ने तफसील बयान की। ठीक है, मैं कल मेहंदी में जाऊँगी, बस रात को या सुबह होते ही वापस आ जाऊँगी। पर आना परवर कुछ नहीं, बस इतना है। ठीक है, जैसे तुझे ठीक लगे। आप पहनेगी क्या ये भी पता? पैंट शर्ट। वो हंस पड़ी। तू जो अपने लिए खरीदेगी मेरे लिए भी ले लेना, मैं तो आके रख देती हूँ। वो अंदर शॉपिंग बैग लेकर आई। इसमें ग्रीन कलर का बहुत प्यारा लहंगा था। अच्छा है, आना ने सरसे सा कहा। है ना, पर मैं एक नहीं लाई, दो लाई हूँ। इसने दूसरा भी निकालते हुए कहा। हम भी तो आखिर अमीर लगे ना। अगले 2 दिन के भी हैं, अगर रहेगी तो पहन लेना, नहीं तो तेरी मर्जी। अगले दिन सुबह ही दोनों हवेली के लिए निकल गई थी और वहाँ पहुँचते ही सबसे अच्छे से इस्तकबाल किया गया था। पूरी हवेली फूलों से महक रही थी और हर बंदा भाग दौड़ करके कामों में लगा था। जमान वडेरा खुदा आना से मिलने आया था। राजू बीबी को कमरा दिखाओ। जमान की बीवी ने खुशी से मिलते हुए मुलाजमा को कमरे का कहा था। अभी वो ऊपर जा रही थी तभी इसके सामने से आते जिब्रान पर नजर पड़ी और इसकी अना पर। वो वहीं रुक गया था और अना इसे देख रही थी और गुस्से में साइड से होकर बाहर निकल गया था। दोनों कमरे में आई, खाना खा के दोनों ही लेट गई थी। शाम को रस्म शुरू हो गई थी। चल अब सब जा चुके होंगे नीचे, हम रह गए बस। बरखा बात जा दरवाज़ा बजा रही थी तब आना अंदर से निकली और बरखा वही सुन हो गई। क्या है, अच्छी नहीं लग रही है? अच्छी क़यामत ढा रही है आज। सारे लड़के गए काम से, उल्टा ही बोला कर जब भी बोलती। फिर वो शीशे के सामने आई। इसने बस ख्वाब में ही ऐसे कपड़े सोचे थे। आज वो पहनकर शीशे के सामने थी। सच में ग्रीन लहंगा, इयररिंग्स, माथे पर बिंदिया, हल्का सा मेकअप इसकी खूबसूरती को चांचा लगा रहा था। वो नीचे आई तो कोई आंख नहीं थी जिसने पलट कर नहीं देखा था। एक नज़र जिब्रान पर पड़ी। सामने स्टेज पर बैठा था हल्के ग्रीन कलर का कुर्ता पहनकर और आना के दिल में हलचल सी मच गई थी। जैसे जैसे मेहंदी की रस्म हो रही थी आना का दिल मुट्ठी में आ गया था। कैसे अब रोके चाह के भी नहीं रोक सकती थी। इसका सब्र ख़त्म हो गया था। टूट के तो इसने भी चाहा था दिल। इसने भी इस दिन हार दिया था जब इसने इसे पैसे देने के लिए आवाज़ लगाई थी। आना से सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उठकर वो हाल से बाहर हवेली के पिछले हिस्से में आ गई थी। जब्त का पैमाना टूट गया था और वो फुट फुट कर रो रही थी। बरखा ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। आना ने पीछे मुड़कर देखा और बरखा के गले लग गई। मुझे सब पता है वहाँ क्या हुआ है। इसका ड्राइवर ने मुझे बताया है। किसी ने कुछ नहीं कहा बरखा, पर वो तुझे चाहता है। बस इस बात को यही चुप कर जा, पर प्लीज़ कसम है तुझे। और बरखा चुप कर गई। बड़े साईं ज़रा साइड आए। जमान की बीवी की शक्ल पर कुछ नागवार तासुरात कमरे में आना ने के इसने दरवाज़ा बंद किया। कमरे में आकर इसने दरवाज़ा बंद किया। बड़े साईं बुरी खबर है, क्या हुआ है? खैर तो है? वो जिब्रान की होने वाली बीवी किसी के साथ भाग गई है। क्यों, क्या कह रही हो? ये वडेरे जमान का गुस्से से इस वक्त सामान छू रहा था। साईं फ़ोन आया है। इसकी माँ का भी गुस्से से काम लेने का वक्त नहीं है। मैं जाकर बात करता हूँ। क्या बात करेगा? इज़्ज़त तो रुल गई है सबकी और अब रह क्या गया है साथ हमारे भी।
हाँ, तो पूरी बरादरी में पता है कितना मज़ाक बनेगा, कितनी बदनामी होगी। मैं बात करता हूँ इसके बाप से साईं, इनसे बात करने की बजाय ये सोचे कि अब क्या करना है। कल शादी है जिब्रान की, क्या सोचना है। जब से वो वापस आए हैं ना सही से बोल रहा है ना बात कर रहा है। मोहब्बत जो किसी और से करता है साईं। ज़माने ने अपनी बीवी को हैरानी से देखा। इसके साथ जो लड़की जिसने आपको बचाया था इससे, और तुम्हें किसने बताया ये सब मेरा बेटा है साईं। वो हालात मालूम करने के लिए इसकी खैरियत पूछती थी। मुलाजमत से रोज़ क्या होता था अब बताते थे, सब बताते थे। मैंने इसकी अलमारी में तस्वीरें देखी हैं। इसकी पागल हो गया साईं वो, जब से वो वहाँ से आए। मुझे नहीं पता बात क्या है, पर आखिरी बार मुलाजिम बताया कि लड़की के कमरे से गुस्से से निकला था। ज़मान चुप करके बाहर आया तो सब मेहमान रस्म और खुशगपी में मौजूद थे। दोनों लड़कियां नहीं थी। इधर उधर जाके देखा तो हवेली के पीछे की तरफ आवाज़ आई, एक बार बात कर। वो भी चाहता है तुझे आना। मैं किसी लड़की की ज़िंदगी नहीं ख़राब कर सकती। मैं कह चुकी हूँ कि तू इस टॉपिक पर बात ना कर। अब वो चलाई और लड़की रही ना हो तो आना और बरखा ने पीछे मुड़कर देखा। साईं आप। वो आना के करीब आया। आना ने अपने आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश की। भाग गई है सबकी इज्जत को दाव पे लगा के। आना ने एकदम ज़मान को देखा। एक एहसान पहले किया, मेरी जान बचा के एक और कर दो। मेरे बेटे को अपना लो, मेरी इज्जत रह जाएगी और मेरे बेटे को मोहब्बत मिल जाएगी। अगर आप अपनी इज्जत के लिए हाथ भी जोड़ने पड़े तो वो नीचे मुँह करके हाथ उठाने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप, मेरे बाबा नहीं हैं। पर जिस दिन आपने मेरे सर पर हाथ रखा था मुझे लगा कि मेरे बाप ने रखा है। वो कहकर ज़मान के गले लग गई थी। सबको बता दिया गया था। सरगोशी में जिब्रान के लिए सरप्राइज़ था कि वो अना को पाकर मैं जिब्रान की मेहंदी लगाने के लिए भेज दिया गया था। काफ़ी देर इसकी नज़रें आना को तलाश कर रही थी पर वो नज़र नहीं आ रही थी। बरखा लड़कियों के साथ लगी हुई थी। बरखा जी छोटे साईं आना कहाँ है, इसने सबके सामने पूछा था। और साथ बैठी इसकी कज़नें बहनें सब नीचे मुँह करके हंस रही थी। साईं वो चली गई, इसने कहा था बस वो मेहंदी में थोड़ी देर के लिए आएगी फिर वो चली जाएगी। जिब्रान चुप करके अपने कमरे में आ गया था। क्या नाम लिखूँ मैम, आपके होने वाले हस्बैंड का जिब्रान। आना ने मुँह से निकाला। अजीब सी खुशी थी। आना के साथ जिब्रान की बहन आई थी। भाभी कसम से मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी नेहा। मैं अपने भाई के लिए बड़ी दुआ मांगती थी। अल्लाह ने देखो कैसा सबब बना दिया। हाँ कहकर नीचे मुँह कर लिया आना ने। अल्लाह ने कैसा सबब बना दिया था। बेशक वो कादिर है, बेशक वो रहीम है। मैं अपनी ज़िंदगी में सब्र की और बहुत किया कि आज मुझे इसका सिला इसकी मोहब्बत की सूरत में मिल रहा है। अजीब सा एहसास, एक अजीब सी खुशी थी। आना के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। दुल्हन के रूम में आना बेहद इंतहा प्यारी लग रही थी। ला जोड़ा ज़ेबतन किया हुआ था और कोई ऐसी ज़ुबान नहीं थी कि इसकी तारीफ़ ना करे। निकाह ख्वाह आ गया था। शिज़ा बिनते हैदर अली, आपका निकाह जिब्रान बिन ज़मानुल्लाह के साथ सिका राजुल वक़्त अवैस 50 लाख रुपए मेहर में पढ़ाया जाता है। आपको कबूल है? कबूल है। सबने शोर मचाया। मुबारक हो। काले रंग की शेरवानी में जिब्रान भी कमाल का लग रहा था। अब बारी जिब्रान की थी। सबको था वो शिज़ा का नाम सुनकर शॉक्ड हो जाएगा, सरप्राइज़ मिलेगा इससे। जिब्रान बिन ज़मानुल्लाह, आपका निकाह शिज़ा बिनते हैदर अली से सिक्का राजुल वक़्त अवैस 5 लाख रुपए मेहर में पढ़ाया जाता है। कि आपको कबूल है? हाँ कबूल है। ऐसे ही बेसुध वो बैठा जवाब दे रहा था। तुम दूसरी बार भी और तीसरी बार चुप कर गया था जिब्रान। ज़मानुल्लाह ने आवाज़ लगाई, जी कबूल। क्या कहा, दोबारा बोले। आपकी बार वो चूक गया था। शिज़ा बिनते हैदर अली, बाबा। इसने ज़बान की तरफ मुँह करके देखा था। इसने हाथ से इशारा किया। पहले नहीं कहा, जल्दी से साइन करके वो उठकर दूसरी तरफ गया। इसने आगे बढ़कर शिज़ा का घूंघट उठाना चाहा। बस करें भाई, रुक जाएं अभी। दीदारे यार तो कमरे में ही हो गए। इसे यकीन ही आ रहा था, बस सबकी बला बला सुन रहा था। दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। ऐसे कैसे हो सकता? अपने दिमाग पर जोर नहीं डालो। जाओ, तुम्हारी बेगम इंतज़ार करी। अब कज़न बहनें आना को और अंदर बैठाकर बाहर आई थी। वो जल्दी से अंदर गया, दरवाज़ा लॉक किया और आसा चलता हुआ आना के करीब आया। वो नहीं चाहता था ये ख्वाब हो, आगे नेहा ही होगी। किसी ने नहीं बताया कि हुआ क्या है। सब ने कहा कि भाभी खुद बताएंगी, पर जिब्रान को लग रहा था वो झूठ बोल रहे हैं। इसके पास बैठकर आना को देखते हुए इसे आधा घंटा हो गया था और आना की घूंघट में बस हो गई थी। जिब्रान, अब इसे उठाओगे कि नहीं? वो चुप करके बैठा रहा। जिब्रान, मैं तुम्हें कह रही हूँ। इसने घूंघट उठा के गुस्से में कहा, शिज़ा आना, मैं और मुझे इस नाम से ही बुलाए। वो ये बात सुनते ही इसके गले लग गया। शिज़ा, ये सच में तुम हो? वो इसके चेहरे को हाथों से छू रहा था पागलों की तरह। आपके आना अब भी अपने हाथ नहीं रोक सकी थी और ख़ुद को आगे बढ़कर जिब्रान को गले लगा लिया। वो ऐसा हो गया था जैसे खुद में बसा लेगा। पता नहीं इसे क्या मिल गया था। मेरी ज़िंदगी मिल गई है मुझे। वो तड़प ज़िंदगी मिल गई मुझे। वो तड़प रहा था जैसे इसके लिए। इसके चेहरे को अपने हाथों में लिए अपनी उंगलियों की पूरों से सला रहा था। शिज़ा, मैं शिज़ा नहीं हूँ, मैं मिसेस जिब्रान आना हूँ। अब मुझे शिज़ा कहना
तीसरा कत्ल कर दूंगी। पहले ही 2 कत्ल के इल्ज़ाम हैं मुझ पे। वो बोल रही थी और जिब्रान ने इसकी बात पूरी होने से पहले इसके होंठों पे अपने होंठ रख दिए थे। अच्छा मेरी नक चढ़ी ज़िद्दी बेबाक आना बीवी, आई लव यू सो मच। मोहब्बतें, शिद्दतें, ख्वाहिशें प्यार लुटाती इनकी ज़िंदगी की पहली और खूबसूरत रात गुजरी थी। तो यहाँ पे नावल ख़त्म हुआ। बहुत अच्छा नावल था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह अगले नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।